कि सर जो मुगल का कोर्ट था, राइट, जो मुगल का कोर्ट था उनका ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की था ही नहीं। यहाँ पे लिखा है ना कि तुर्की जो है ये मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ऐसे ना जो माइनर फैक्ट्स इंफॉर्मेशन है इनके ऊपर में एग्जामिनर ट्रैप्स बनाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना चाहिए, पिछले सालों के प्रश्न क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर है, उन्होंने फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया था सर, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, हम सभी ने पता है। अब इसका रीजन बता रहा है कि आखिरकार में ये स्टेटमेंट किस तरीके से सही है, हाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका रीजन क्या दे रहा है, इट कंप्राइज्ड ऑफ लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि जागीर का मतलब वो जमीन जो, और जागीर मतलब सर वो जमीन जो शासक के पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी कोई इवेंट पढ़िए तो आप उसको ध्यान में रखिएगा कि किसके बाद क्या हो रहा है। अगर ईयर याद नहीं भी है कि आखिरकार में क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण हमारे पास में चोल शासकों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्या वो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये अपने को पता लगाना है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन बिकॉज आज की हम क्लास में जो मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीएससी एग्जाम में पिछले 10 सालों में, उन सभी क्वेश्चन को वन शॉट में इस पूरे के पूरे वीडियो में करते हुए नजर आएंगे। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट आप जिस भी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, आपको क्वेश्चन दोनों मीडियम में दिखाई देगा और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मिडिवल पढ़ा है बट उनके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं है, या फिर उनको लगता है कि हमें फैक्ट्स याद नहीं हो पा रहे। आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है बिकॉज आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि आपका कमीशन आपसे क्या पूछता है, उसके आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, और आप ये भी समझ पाओगे कि आने वाले टाइम पीरियड में आप एग्जाम के लिए जब भी मिडिवल को कवर अप करोगे तो कौन कौन से वॉर्स एंड बैटल्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से बुक्स एंड बायोग्राफीज पे ज्यादा फोकस करना है, पर्शियन लैंग्वेज का रेलेवेंस क्या है, टर्किश लैंग्वेज का रेलेवेंस क्या है, कौन कौन से राइटर्स है जो इन लैंग्वेजेस में बुक्स को लिखते हुए नजर आ रहे हैं। मेनी मोर इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं सेशन के बाद पता चलने वाला है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारी दूसरी क्लास है। हमने ऑलरेडी पहली क्लास यानी कि एंशिएंट इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया हुआ है और आज हम मिडिवल इंडिया को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो आप देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ये आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज असर्शन रीजन के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है क्या कि बाबर ने तुजुकी बाबरी लिखी थी और ये चटगाई तर्क में लिखी गई एक किताब है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, बाबर ने इस बुक को लिखा था। कहीं ना कहीं जब आप बाबर की इस पर्टिकुलर बुक को देखते हो तो इस बुक में बाबर से संबंधित उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, उनकी लाइफ स्टोरी से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्पेशली बाबर और उसके आसपास के टाइम पीरियड को लेकर के। दूसरा कहता है, अब इसका रीजन क्या बोल रहा है, मतलब असर्शन में बोला है कि बाबर ने बेसिकली इस किताब को लिखा है। रीजन क्या कह रहा है कि तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। सबसे पहली बात तो ये रीजन है नहीं, और दूसरा बात कि सर जो मुगल का कोर्ट था, राइट, जो मुगल का कोर्ट था उनका ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की था ही नहीं। यहाँ पे लिखा है ना कि तुर्की जो है ये मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इससे आपका सही जवाब क्या निकलेगा सर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड ट्रू बट आर इज फॉल्स। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। क्यों? बिकॉज आपको पता चलता है मुगल दरबार में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो तुर्की नहीं था, वो एक्चुअली में आगे चल करके पर्शियन क्या बन जाता है सर, पर्शियन। ये कहीं ना कहीं आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो ऐसे ना जो माइनर फैक्ट्स इंफॉर्मेशन है इनके ऊपर में एग्जामिनर ट्रैप्स बनाते हैं। वी शुड बी नोइंग दिस माइनर इंफॉर्मेशन। आई थिंक ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलो, अब देखो एग्जामिनर का एक और नेचर है, एक तो ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है या फिर ये प्योर फैक्चुअल पूछता है, और मैं आपको आज के सेशन में दिखाऊंगा। देखो ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम बैटल्स को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पहले भी पूछा गया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना चाहिए, पिछले सालों के प्रश्न क्यों करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार उन क्वेश्चन को रिपीट करता है। अभी आप देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ बैटल्स में है और कहा गया है कि इसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, राइट। अभी वो एस्पिरेंट कर पाएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा ठीक से पढ़ा हुआ है, राइट। अगर आपको ईयर याद भी नहीं है लेकिन अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी को ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा सर सबसे पहला जो कैंपिंग हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का वो कहां पे था, दैट वाज इन दी जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे पहला कैंपिंग हुआ था 1294 के आसपास में। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर्टिकुलर कैंपिंग को यहां पे अंजाम दिया था। तो आपको ऑप्शन 2 पे जाना है, तो आप ऑलरेडी
ए और सी को एलिमिनेट कर देंगे, बी और डी में से आपको सही जवाब दिखाई देगा। एग्जामिनर ने ऑप्शंस को बहुत क्लोज बनाया है, इट हैज ट्राइड टू फॉर्म ऑप्शंस वेरी वेरी क्लोज। उसने 2 के बाद 1 दोनों में दिया, यानी कि तो पता है आपको कि देखो जैसलमेर के बाद रणथंबोर हुआ था और रणथंबोर के बाद चित्तौड़। आप सभी ने चित्तौड़ की कहानी सुनी होगी, है ना, चित्तौड़ के किले के बारे में सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है चित्तौड़ की। तो कहीं ना कहीं 1303 में चित्तौड़ को जीता गया, है ना, इन द ईयर ऑफ 1303 इन्होंने क्या किया, चित्तौड़ को जीता है। और रणथंबोर को इन्होंने कहीं ना कहीं 1301 में जीता हुआ था। तो इससे भी आपको सीक्वेंस निकल जाएगा। अब जो बच्चे जिनको फैक्ट्स याद नहीं है, भाई हम लोग फैक्ट्स क्रैमिंग मशीन तो है नहीं कि हर बैटल का ईयर रटते फिरे, इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने मोटा मोटी कैंपिंग पता है कि यार देखो जैसलमेर वाला जो कैंपिंग हुआ था, इस पर्टिकुलर कैंपिंग के बाद रणथौर हुआ था, है ना, और उसके बाद कहीं चित्तौड़ हुआ था, आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं भी पता तो भी आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस को डिकोड करके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा सर, पहले 2 जाएगा, 2 के बाद में आपको जाएगा क्या, सो 2 देन 1, 2 1 देन यू विल फाइंड हियर क्या दिखाई देगा आपको 4 एंड 3, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन क्या होगा सर, आपको ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरे तरीके से फैक्चुअल है। फैक्चुअल मतलब आपको फैक्चुअल ग्राउंड्स में वॉर्स जो हुए हैं उन बैटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, उनकी थोड़ी कहानी पता होनी चाहिए। मिडिवल इंडिया में अगर आपने बुक्स को फॉलो किया वहां पे आप इसको कवर कर सकते हैं। जैसे आप अपनी यूपीपीएससी वाला बुक उठा सकते हैं, वहां पे हमने इन सभी के सभी चीजों को बहुत अच्छे से कवर अप किया, बिकॉज उस बुक को बनाया ही गया इस परस्पेक्टिव से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो डिमांड्स है आपके एग्जाम के एग्जामिनर के उसको अपन फुलफिल कर सके। तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप उसके साथ में अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं तो आप सतीश चंद्र जैसे कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ सकते हैं, है ना, तो उससे आपका कहीं ना कहीं नॉलेज बेस ठीक ठाक तैयार हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं असर्शन रीजन का, पता है एक तो यूपीपीएससी में कमीशन जो है वो असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन पूछता है और बहुत बच्चे असर्शन रीजन पे बार बार गलतियां करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था। इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम सही बात है सर, हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो मुगल सम्राट अकबर है उन्होंने फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया था सर, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। हम सभी ने पता है कि सर वो बुलंद दरवाजा बेसिकली फतेहपुर सीकरी में दिखाई देता है और फतेहपुर सीकरी एक शहर था जिसका निर्माण भी अकबर के द्वारा किया गया, जहां पे बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हुए नजर आते हैं, पंचमहल XYZ बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो असर्शन है। अब इसका रीजन बता रहा है कि आखिरकार में ये स्टेटमेंट किस तरीके से सही है, हाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका रीजन क्या दे रहा है कि जो अकबर है उन्होंने इस मॉन्यूमेंट को इसलिए बनाया था ताकि वो अपने बेटे जहांगीर के जन्म को याद कर सके, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। यानी कि रीजन बता रहा है कि इसलिए बनाया गया ताकि वो क्या कर सके, अपने बेटे का जन्म जो है उसको बेसिकली याद कर सके। बट ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कहते हैं बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था क्योंकि उसने गुजरात का कैंपिंग किया था और बहुत ही बड़ा कैंपिंग था। तो गुजरात जीतने की खुशी में उसने कहीं ना कहीं बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सीकरी के अंदर में बनाया हुआ था। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है ये। जब भी क्लासेस होता है कोई भी किताब उठा करके देखो, एनसीईआरटी में देखो, वहां पे भी आपको ये चीज दिख जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें गलत नहीं करना है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वैसे ही उसी टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्या होगा सर, ये अपने बेटे के जन्म पे नहीं बल्कि गुजरात कैंपिंग, है ना, जो गुजरात का कैंपिंग हुआ था उसको याद करने के लिए बनाया गया था। सिंपल इज दैट। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पे सही जवाब के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। अगर आप देखो फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी को अगर आप देखोगे तो अकबर ने यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। जैसे कि आपको दीवाने आम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है सर, दीवाने आम दिखाई देता है। आपको यहाँ पे सर दीवाने खास दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, दीवाने खास दिखाई देता है। क्या है दीवाने आम, क्या है दीवाने खास। आम मतलब जहां पे कॉमन लोग, है ना, यानी कि शासक कॉमन लोगों के साथ बैठ सके, मिल सके, डिस्कशन कर सके, दैट इज दीवाने आम। दीवाने खास मतलब जहां पे शासक जो स्पेशल लोग है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा रूलर है जो अकबर से मिलना चाहता है, उनके साथ आ सके, मिल सके, बैठ सके, है ना। फिर बुलंद दरवाजा, हवा महल, पंचमहल, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, है ना। यहाँ पे आपको हवा महल दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या दिखाई देगा सर, पंच महल दिखाई देगा, है ना। फिर आपको यहाँ पे और क्या दिखाई देगा, तो बुलंद दरवाजा दिखाई देगा। इस प्रकार के बहुत सारे
मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया है ना, और भी सारे मॉन्यूमेंट्स इसको बनाया गया था। सो दैट इज द रीजन वाई फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही क्या प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट शहर है, ऐतिहासिक शहर है, टू बी फ्रैंक। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अब देखो कमीशन का नेचर क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। कमीशन या तो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और फैक्ट में भी वो क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछता है। बोलता है बताइए भैया पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो आपको या तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, या तो कमीशन ये बात पूछेगा आपसे, या फिर कमीशन आपसे ये पूछेगा कि जो असर्शन रीजन के माध्यम से ऐसा क्यों हुआ था, यानी कि असर्शन रीजन से वो कॉन्सेप्ट चेक करता है, और इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके वो क्या करता है सर, वो आपके फैक्ट्स को चेक करता है। अब ऐसा नहीं है कि बैटल्स बहुत टफ हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो कन्नौज का युद्ध, दोराह का युद्ध हो गया, समुग्रह या चौसा का युद्ध हो गया। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा पूछ दिया इसने जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। दीज आर द मिनिमम इंफॉर्मेशन। कोई भी बच्चा अगर वो हुमायूं पढ़ता है तो वो इन बैटल्स के बारे में पढ़ते ही, क्योंकि बिना इन बैटल्स के हुमायूं की लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो इनकम्प्लीट है कि नहीं। अब आप खुद देखिए जो बैटल हुआ है, इन सभी बैटल में सबसे पहला बैटल कौन सा था, तो सर इसमें आपको दिखाई देगा बैटल ऑफ दौरा। क्या हो गया, ओके। तो आपको इसमें सबसे पहला बैटल कौन सा दिखाई देता है, सर हमें सबसे पहला बैटल दिखाई देता है दिस इज बैटल ऑफ दौरा, है ना। और फिर क्या है, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है, ऑप्शन बी और डी चला गया। 2 के बाद आपको ऐसे ही दिख रहा है 4, दोनों में कॉमन है। तो देखो इन्होंने क्या किया ना, थोड़ा क्लोज ऑप्शंस रखते हैं, मतलब पढ़ा हुआ बच्चा भी आए तो थोड़ा सा रुके, एक बार में वो निकल ना जाए, राइट। तो दौरा के बाद में सर बैटल ऑफ चौसा हुआ है। चौसा के बाद आप सभी ने पढ़ा है सर कन्नौज हुआ है, और चौसा और कन्नौज हुमायूं और शेरशाह के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। और मैं मान करके चलता हूं कि चौसा और कन्नौज का ईयर सभी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। एक है 1539 और एक है 1540, है ना। चौसा सर 1539, कन्नौज सर 1540। ये इंपॉर्टेंट ईयर है। एक सेकंड के लिए चलो आपको सामुग्रा का ईयर नहीं याद, लेकिन जो चौसा है, जो कन्नौज है, ये किसके किसके बीच में बैटल्स हैं, ये बैटल्स हुए बेसिकली शेरशाह सूरी, और एक तरफ में आपको हुमायूं दिखाई देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है हुमायूं बैटल्स में डिफीट होते हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से बैटल्स हैं, इनके ऊपर में काफी कुछ आपको हिस्ट्री दिखाई देगा। तो आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपने देखा क्या दिखाई देगा आपको, बैटल ऑफ दौरा, राइट। दौरा यानी कि 2 के बाद आपको दिखाई देगा 4 के बाद आपको दिखाई देगा 1 and 3। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। क्या दिखाई देगा सर आपको इसका जवाब, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई देगा। 1532 में बेसिकली बैटल ऑफ दौरा हुआ है, ये 1532 में हुआ। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको ईयर बता देता हूं यहाँ पे बेसिकली। और सामुग्रा का बैटल बहुत बाद में हुआ है, 1658 में बैटल हुआ है। काफी पॉपुलर बैटल है सामुग्रा का बैटल। कब हुआ ये हुआ है 1658 में। आप देखो इतना तो कर सकते हो आप कि इन बैटल्स का ईयर याद कर लो। चलो मैं मानता हूं कि सारे बैटल्स याद नहीं हो सकते, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बैटल्स आते हैं ना, एटलीस्ट इनका ईयर याद करो, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इन्हीं बैटल्स के ऊपर में कमीशन ने पिछले साल, मतलब उसके पहले एक और क्वेश्चन पूछा था। तो इनका पेटेंट हो चुका है, दे आस्क क्वेश्चन हियर, है ना। वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल मैनर में इनको अरेंज करने के लिए, यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमीशन बार बार आपसे क्रोनोलॉजिकल मैनर में चीजों को अरेंज करने की बात करता है। अब आप देखो यहाँ पे नानक है, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर, ये 4 लोग दिख रहे हैं। नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर। कह रहा है कि बेसिकली इनका क्या सीक्वेंस है, कौन सबसे पहले थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे। इसको इस तरीके से इसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहला, राइट, सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखाई देंगे नामदेव साहब। नामदेव कहां के थे, तो सर ये जो नामदेव साहब है, ऐसा कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के सेंट थे, ये महाराष्ट्र के सूफी सेंट थे, है ना, सूफी सेंट थे जो वित्तल भक्ति करते हैं, सूफी सेंट। कहीं ना कहीं नामदेव से कहानी स्टार्ट होती है, तो आपको पता है या तो सी होगा या फिर डी होगा, यानी कि ये तो पता है आपको कि सर ए और बी तो नहीं होने वाला, इधर द आंसर विल बी सी और द आंसर विल बी डी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं मैं। देखो चैतन्य महाप्रभु, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, इस्कॉन टेम्पल आपने सुना हुआ, कृष्णा कॉन्शियसनेस करके जो इस्कॉन का पूरा ट्रस्ट चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली में बहुत बाद में आते, मतलब ही इज द वन हु कम्स एट द लास्ट, राइट। और सबसे पहले कौन आते हुए नजर आते, तो नामदेव दिखाई देते हैं। अच्छा, नामदेव के बाद देखो दोनों ऑप्शन में नंबर 4। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एग्जामिनर हर क्रोनोलॉजी में देखो वो दूसरे नाम तक सीक्वेंस को सेम लेकर के जा रहा है, बिकॉज वो क्वेश्चन को कठिन बनाना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन या तो आप सॉल्व करेंगे या फिर आप छोड़ के आएंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि गलती हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ, जो 2 सिलेक्टेड ऑप्शन थे उनमें से अगला वाला ऑप्शन भी कॉमन था।
मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको थोड़ा डेप्थ में पता होना चाहिए किसकी कहानी कैसे चलती है। चलिए, तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे नामदेव, जो कि महाराष्ट्र के सूफी संत थे, ठीक है। नामदेव के बाद आपको यहाँ पे कबीर दिखाई देंगे। आप सभी ने कबीर के दोहे के बारे में सुना होगा, बिजक बेसिकली, है ना, जो इनकी बुक है बेसिकली बिजक, उनके उसके बारे में आपने सुना होगा, कबीर के दोहे एंड बिजक ये सब आपने सुना होगा, है ना। तो बहुत ही फेमस सा कोट है, राम रहीम एक ही है ना, कबीर के बहुत पॉपुलर कोट है ना, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाई देता है कबीर के दोहे में। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कबीर सही एक क्या दिख रहे हैं, सूफी सेंट के रूप में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले नामदेव, नामदेव के बाद में कबीर, फिर आपको दिखाई देंगे गुरु नानक, और सबसे लास्ट में आपको दिखाई देंगे चैतन्य महाप्रभु। टू बी फ्रैंक, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु, इनका कार्यकाल लगभग लगभग आसपास का है, मतलब 12-15 साल का मिनिमम गैप है, बहुत ही क्लोज टाइम पीरियड है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आप ऐसे याद कर सकते हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस को इन्होंने प्रमोट किया था, और कृष्ण भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस थोड़े बाद में पिक पे आता हुआ नजर आता है, राइट। क्योंकि जो पहले वाले लोग हैं, जैसे आप कबीर को उठा लीजिए, तो ये निर्गुण भक्ति करते हैं, है ना। आप देखिए नानक जी को, तो नानक जी बोलते हैं एक ओंकार। एक ओंकार मतलब ये यूनिटी ऑफ गॉड, यूनिटी, ये यूनिटी की बात करते हैं, मतलब सबका मालिक एक ओंकार, ऐसा कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु सगुण भक्ति को प्रमोट करते हैं। आप सभी ने भक्ति सूफी पढ़ा होगा, तो आपको वहां पे डिफरेंस क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो आप मुझे बताइए, इन चार में से कोई भी ऐसे सूफी संत हैं क्या जो ऐसा कुछ कमीशन ने पूछ दिया जो बहुत रेयरली आपने नाम सुना हो? ऐसा तो नहीं है। आप सभी ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है, नानक का नाम सुना हुआ है, गुरु नानक जी का नाम सुना हुआ है, आपने कबीर का नाम सुना हुआ है कि नहीं, बताइए, नामदेव जी का नाम सुना हुआ है। तो ऐसे जगहों पे इनकी फिलॉसफी और थोड़ा सा इनका कार्यकाल अगर ध्यान में है तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, तो छोड़ दो भैया, अदरवाइज तो नेगेटिव होने वाला है, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो क्या सीक्वेंस निकलेगा? सबसे पहले आपके नामदेव है, नामदेव जी के बाद आपके कबीर है, कबीर के बाद आपके नानक है जी, यानी कि आपको दिखाई देंगे 3 4 1 2। कहां पे है? 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, गुरु नानक जी और इनमें बहुत ही क्लोज रिलेशन के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आता है। अगला प्रश्न बोलता है असर्शन और रीजन। अब देखो कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है मेडिबल से, प्योर फैक्चुअल या फिर कॉन्सेप्चुअल। मैं फिर से लिख देता हूं, अगर उसको फैक्चुअल पूछना है, अगर उसको फैक्चुअल पूछना है, या फिर उसको अगर कॉन्सेप्चुअल पूछना है, तो वो कैसे पूछेगा, है ना। तो इस चीज को याद रखना, अगर वो आपसे फैक्चुअल पूछना चाहता है तो बोलेगा कि आप इसका क्रोनोलॉजी बता दीजिए, और आपको इवेंट्स दे देगा, है ना। इवेंट्स दे देगा, हो सकता है बैटल्स दे दे, हो सकता है पर्सनालिटी दे दे, ठीक है, और बोल देगा कि भैया इनको आप सही तरीके से अरेंज करिए, इवेंट, बैटल, पर्सनालिटी, व्हाटएवर भी, उसको बोलेगा सही तरीके से आप इनको अरेंज करिए। अगर उसको कॉन्सेप्ट पे जाना है तो वो बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा असर्शन एंड रीजन, इनके ऊपर में। अच्छा ये बताइए, जो पहला वाला स्टेटमेंट है, ये जो असर्शन है, राइट, पहले तो ये असर्शन सही है या नहीं है। दूसरा, जो नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट है, क्या ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये? अगर ये कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो दूसरा ऑप्शन जाएगा, और अगर इन दोनों में कहीं पे फैक्चुअल मिस्टेक है तो भी आपको अलग ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो बेसिकली असर्शन रीजन के माध्यम से वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, और क्रोनोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं वो आपके फैक्ट को टेस्ट करते हैं। तो मेडिवल इंडिया में आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इसलिए मेडिवल इंडिया में बहुत सारी कहानियां हैं, बैटल्स हैं, और अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ते तो बहुत बच्चों को वीक भी लगता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली किस सिस्टम के ऊपर है सर? तो ये जागीर्स के ऊपर में। तो अब यहाँ पे असर्शन कह रहा है क्या कि जो सुल्तान है, मतलब जो भी आपको सुल्तान दिखाई देता है, दिल्ली सुल्तान और जो भी है, राइट, इन्होंने अपने एम्पायर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इनके ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन है, एक खालसा और एक है जागीर। दो हिस्सों में इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है ना, यानी कि सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग जो है वो खालसा की जमीन, और एक हो सकता है सर जागीर है। मतलब दो प्रकार से आपने इनकी जमीनों का विभाजन कर दिया। दूसरा कहता है जो जागीर जो है, इट कंप्राइज्ड ऑफ लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि जागीर का मतलब वो जमीन जो स्टेट के कंट्रोल में। अब यहीं पर ट्रैप है, इस चीज को समझना है। देखो, एक होता है आपका खालसा लैंड, एक होता है आपका खालसा लैंड, और एक होता है आपका जागीर। दोनों में फर्क है। खालसा लैंड का मतलब पता है क्या है?
खालसा लैंड का मतलब वो जमीन जो शासक के सेंट्रल अथॉरिटी में, मतलब जिसपे शासक ने, रूलर ने पूर्ण रूप से अपना केंद्रीकरण बना के रखा हुआ, पूरा अपना अथॉरिटी जमा करके रखा हुआ, उसको हम बोलते हैं खालसा लैंड। यानी कि खालसा लैंड मतलब क्या है? इट इज अंडर दी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑफ रूलर। यानी क्या है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑफ रूलर, यानी कि जो शासक है उसके पास में ये जमीन का पूरा अथॉरिटी है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, यानी कि ये जमीन शासक के पूरे कंट्रोल में, राइट। और जागीर मतलब सर वो जमीन जो शासक के पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं है, ये वो जमीन है जिसको शासक ने किसी इंसान को दे दिया है। जैसे आप सपोज करिए कोई बहुत बड़े मिलिट्री के अधिकारी है ना, और उनके अंदर में एक बहुत बड़ी सेना रखी गई है। अब रूलर को पता है कि एक मिलिट्री अधिकारी है, इनके अंदर में बहुत बड़ी सेना है, तो वो सेना का देखभाल सब कुछ वो अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस अधिकारी को शासक जो वो सैलरी नहीं देता है, वो उसको जागीर देता है कि चलो ये जमीन का टुकड़ा आपका है, ये जागीर आपकी है। अब वहां से जो भी लैंड रेवेन्यू प्रोडक्शन होगा, जो भी आपका उत्पादन होगा, वो अपना शेयर रखिए, अपनी आर्मी को मेंटेन करिए, और जो बचता है वो मेरे पास ला करके जमा करिए। तो कहीं ना कहीं ये जागीर क्या है? किसी को दी गई जमीन है जिससे उसका काम चल रहा है, इसलिए कहते हैं ना कि मेरी जागीर है। आपने बहुत सारी मूवीज में जागीर शब्द को सुना होगा। तो जागीर वो वाली जगह है जो शासक के पूरे तरीके से कंट्रोल में नहीं है, ये किसी को दी गई हुई जमीन है, राइट। तो क्या बोल रहा है? द जागीर कॉम्प्राइज्ड ऑफ द लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। नहीं, जो स्टेट के कंट्रोल में, जो रूलर के कंट्रोल में, वो तो खालसा लैंड था। तो आपका रीजन तो वैसे भी गलत है कि नहीं? बताइए, रीजन क्या है सर? आपका गलत है ना? तो आपको क्या पता चलेगा? इसका आंसर क्या निकलेगा सर? आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी, कि ए सही है और आर आपका फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया सीक्वेंस। मतलब देखो किस तरीके से कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सीक्वेंस एक असर्शन रीजन, एक सीक्वेंस एक असर्शन रीजन, इसी तरीके से कहानी चल रही है इनकी। ये कब का है सर? 25 का क्वेश्चन है। ये सब रिसेंट ईयर के 25 वाले क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि आप इसको सही ऑर्डर में अरेंज करिए। मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एग्जामिनर का एक अपना खुद का मतलब ऑब्सेशन मान लीजिए कि उसको इवेंट्स को सही तरीके से अरेंज आपसे करवाना है। तो जब भी कोई इवेंट पढ़िए तो आप उसको ध्यान में रखिएगा कि किसके बाद क्या हो रहा है। अगर ईयर याद नहीं भी है मोटा मोटी, तो आप कहानी के माध्यम से याद रखिएगा कि ये वाली घटना पहले हुई थी और ऐसा 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 हुआ, फिर ये वाली घटना बाद में हुई। अगर आप वर्ष याद नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से, क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखना है अपने को। ठीक है, देखिए अब ये जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेशवास है जो मराठास में आपको दिखाई देते। और इन पेशवाओं के ऊपर में क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुआ है, और सेम क्वेश्चन सेम वर्ड पे रिपीट हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। जैसे आपके सामने बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव, और पहले है बालाजी विश्वनाथ। तो सबसे पहले आपको याद रखना कहानी स्टार्ट होती है सर बालाजी विश्वनाथ से, सबसे पहले पेशवा। मतलब स्टार्टिंग आपको यहाँ पे सीक्वेंस में कौन दिखाई देंगे? बालाजी विश्वनाथ दिखाई देंगे। विश्वनाथ जी के बाद में आपको दिखाई देते हैं बाजीराव प्रथम, है ना। यानी कहानी 3 से स्टार्ट होगी, तो आपको ये कट करना है, ये कट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईयर के पीछे मत भागना, अदरवाइज मैं यहाँ पे इतने ईयर्स लिख दूंगा कि आप वीडियो स्किप कर दोगे। और मैं चाहता नहीं हूं कि आप ईयर बैठ करके रट्टा मारो। मैं चाहता हूं कि आप कहानी के माध्यम से, सीक्वेंस के माध्यम से फैक्ट्स को ध्यान में रखो, क्योंकि ईयर आपको इतना याद नहीं हो पाएगा, किसी को याद नहीं हो सकता। ठीक है, बट कहानी अगर आप देखोगे तो हाँ जी, बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले आते हैं, फिर बाजीराव प्रथम आते हैं, और बाजीराव प्रथम के बाद जो दूसरे होते हैं वो भी बाजीराव ही थे। हिज नेम वाज बालाजी बाजीराव। क्या था उनका नाम? उनका नाम था सर बालाजी बाजीराव। तो याद करना आसान है, सबसे पहले विश्वनाथ थे, विश्वनाथ के बाद पहले वाले बाजीराव हैं, और उसके बाद में बालाजी बाजीराव, यानी कि 2 बाजीराव आपको लगातार दिखते हुए नजर आते हैं, राइट। तो आप पहले 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद देखो 1, मैंने कहा ना यहाँ पे फिर से दूसरे वाले पे भी इसने कॉमन दिया हुआ है कि नहीं। देखो ये पैटर्न कम से कम चौथे क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है कि आपका सेकंड ऑप्शन तक एग्जामिनर चीजों को कॉमन लेकर के चल रहा है, ताकि आप 50-50 में फंसिए कम से कम। ठीक है, तो 3 के बाद आपको 1 पता है, और अगर आपको ये पता है कि देखो 2 बाजीराव एक साथ है, मतलब पहले बाजीराव 1 है फिर बालाजी बाजीराव, तो आप क्वेश्चन कर लोगे, यानी कि 1 के बाद 2 है। तो क्या निकलेगा आपका आंसर? आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या निकलेगा सर आपका आंसर? आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है। तो 1713 के आसपास में इनकी कहानी स्टार्ट होती है, और इसके बाद से
इन सभी का सीक्वेंस आता हुआ नजर आता है। फिर से बता रहा हूं, ईयर्स के पीछे नहीं जाना है, कहानी के माध्यम से याद रखेंगे तो सीक्वेंस आप गलत नहीं करके आएंगे, टू बी फ्रैंक। अब सेम क्वेश्चन देखो फिर से कमीशन ने रिपीट किया है, 24 में था, है ना, और 24 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन 25 में आया। तो जो कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना चाहिए, या जो कहते हैं ना कि सर इतने ईयर हम कैसे याद करें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि सारे ईयर याद नहीं कर सकते तो कम से कम ये वाले तो कर लो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि फिर से पूछेगा, चांसेस हैं। अब मेडिवल में अगर 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और 10 में से 2 क्वेश्चन फैक्चुअल अगर अगले साल रिपीट हो गया तो आपके लिए एक एज है, आपके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके जाएंगे और उन क्वेश्चन को वो गलत कभी भी नहीं करेंगे। दे विल नेवर गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, तो आपको वहां पे गलती नहीं करना है, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न रिपीट हुआ। अब आप मुझे बताइए क्या कहानी चलेगी। ऑब्वियसली बात है सर, आपने बताया था बालाजी विश्वनाथ से कहानी स्टार्ट होती है। देखिए कहां से स्टार्ट होती है सर, बालाजी विश्वनाथ से, 1713 में थे, है ना, तो इनसे कहानी स्टार्ट होगी। तो आपको पता है सर यहाँ पे 4 से ऑप्शन दिखेगा, आपको जैसे 4 पता आपको आपका आंसर दिख गया, ऑप्शन ए, बस इतना ही था। फिर बालाजी विश्वनाथ, है ना, फिर आपको यहाँ पे बाजी राव दिखाई देंगे, बालाजी बाजीराव। अब यहाँ पे एक नाम बीच में मिस कर दिया गया, कौन थे, बाजीराव वन, यानी कि अपन ने पहले देखा था कि बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव वन थे, फिर बालाजी बाजीराव थे, उसके बाद बाकी थे। तो एग्जामिनर करेगा बीच के 1-2 नाम हटा करके भी आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है। यहाँ पे अगर किसी को पता है कि बालाजी बाजीराव से कहानी स्टार्ट हो रही है तो उसका एक क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर होगा, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे, आपको दिख रहा है पीवाईक्यू का रेलेवेंस क्या है, कैसे पिछले साल के क्वेश्चंस पे एग्जामिनर फिर से क्वेश्चन पूछता है। आई थिंक ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अब फिर से एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अब आपने सेन शासकों के बारे में सुना होगा बंगाल में, तो जो सेन रूलर थे यानी कि जो सेन शासक थे, राइट, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि आपको उनको क्रोनोलॉजिकल तरीके से बताना है कि कौन से सेन शासक पहले हैं, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, आपको इस तरीके से बताना है। सबसे पहली बात, ये जो सेना रूलर्स थे, राइट, यानी कि जो सेन शासक है, इनकी शुरुआत कब होती है बंगाल में, जब बंगाल में पाला रूलर्स का डिक्लाइन होता है। आप सभी ने पाला रूलर्स के बारे में पढ़ा है कि जो पाला शासक थे बिहार बंगाल को रूल करते थे, और पाला शासकों के समय में जो बंगाल का इतिहास था उसको अपन गोल्डन एज भी कहते हैं। बिहार बंगाल के लिए बहुत ही सुनहरा काल के रूप में था, क्योंकि वहां पे संस्कृति में बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई देता है, बहुत संस्कृति में प्रोग्रेस देखने को मिलता है, कल्चर में प्रोग्रेस देखने को मिलता है। लेकिन जब वही पाला शासक डिक्लाइन होते हैं, वो खत्म होते हैं, तो वहां पे आपको अलग अलग शासक अलग अलग डायनेस्टी में दिखाई देते हुए नजर आते हैं। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि सर इसका सही सीक्वेंस क्या है। अगर किसी भी एस्पिरेंट को पता है कि हेमंत सेन जो थे वो एक्चुअली में इस सेन डायनेस्टी को शुरू करते हैं जैसे ही पाला वंश का डिक्लाइन होता है, तो उसको यहाँ पे आंसर दिख जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे चारों ऑप्शन को 4 अलग तरीके से अरेंज किया। अगर पहला वाला नाम क्लिक हो गया, है ना, तो बेसिकली उसको ये बात यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो हेमंत सेन है, राइट, तो हेमंत सेन के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं सेन डायनेस्टी की शुरुआत होती है और जो पाला वंश था उसका डिक्लाइन होता है। यहीं से कहीं ना कहीं सेन वंश गद्दी पे आता हुआ नजर आता है। फिर आपको हेमंत सेन के बाद में कौन दिखाई देंगे, आपको विजय सेन दिखाई देंगे, फिर आपको बाल सेन और फिर लक्ष्मण सेन। तो अगर आपको सारे नाम नहीं पता, एटलीस्ट ये पता है कि देखो सेन डायनेस्टी में हेमंत सेन थे जिन्होंने बेसिकली सेन वंश की शुरुआत की, और ये पाल डायनेस्टी के बाद आ रहे हैं। अगर आपको बस ये नाम भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं मिडीवल में ना डायनेस्टीज देख करके भूलो मत या स्किप मत करो। ये मत सोचो कि सर मैं पूरा सेन कैसे पढ़ पाऊंगा। अगर आपने सेन वंश के बारे में नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये देख लो कि फाउंडर कौन है, एटलीस्ट ये देख लो कि अंतिम शासक कौन है। अगर आपने तैयारी में पूरी तरीके से चीजें कंप्लीट नहीं की है तो बहुत बार क्वेश्चन इजी पूछता है एग्जामिनर। बस जिस बच्चे को थोड़ा सा ही पता है ना कि देखो ये फाउंडर है, संस्थापक है, वो सही कर लेगा। इसलिए अगर टाइम नहीं मिल रहा डिटेल में पढ़ने का, या आपको लग रहा है मेरे से बहुत डिटेल में याद नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट आप उसका इनिशियल और लास्ट रूलर तो देख करके चलिए। ऐसे क्रोनोलॉजिकल बहुत सारे क्वेश्चन जो क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे आप सही करके आओगे, मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा, है ना। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट के ऊपर में। अभी मैंने आपको बताया एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और एक क्या है सर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है क्या कि बहराम खान, आपको बहराम खान के संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको स्टेटमेंट्स बताना है। तो बहराम खान को अकबर ने उपाधि दी है, क्या उपाधि दी, तो खाने खाना की उपाधि अकबर ने बेसिकली बहराम खान को यहाँ पे दी थी, राइट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बहराम खान की नियुक्ति के समय पे नहीं दी गई।
मतलब जब बैराम खान वजीर बनते हैं उस वक्त में उनको खाने खाना वाली जो उपाधि, जो टाइटल है, ये नहीं दिया गया, ये बाद में दिया गया। ये बेसिकली यहाँ पे आपका रीजन दिया गया। अब अगर किसी भी बच्चे ने मुगल को सही तरीके से पढ़ा है, उसने अकबर के बारे में देखा है कि अकबर बहुत कम उम्र में गद्दी पे बैठते हैं, और बेसिकली जो आपके खाने खाना है, बैराम खान है, इनका बहुत बड़ा योगदान था अकबर को शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग देने में और एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित करने में। वो अलग बात है कि बाद में जो आपके खाने खाना है ये भी बदल चुके थे, ये भी कहीं ना कहीं विद्रोह करने की पूरे मूड में थे, लेकिन इनिशियली ये सही आपको शासक के सपोर्टर दिखाई देते हुए नजर आते। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है भाई कि अकबर ने बेसिकली इनको खाने खाना का टाइटल दिया गया था। एग्जैक्टली यही टाइटल इनको दिया गया है। बहुत बेसिक सा टाइटल है, सबको पता है, सबने किताबों में पढ़ा, एनसीईआरटी से लेकर के, लूसेंट से लेकर के, घटना चक्र से लेकर के, हर किताब में आपको इंफॉर्मेशन दिखेगा ये। दूसरे पे आ जाओ, ये टाइटल नहीं दिया गया है कब? जब ये वजीर के रूप में अपॉइंट हुआ था। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्जामिनर यहां पे इस स्टेटमेंट को जानबूझ के गलत बनाने की कोशिश कर रहा है? दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ही वॉज डॉट 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 डॉट। ऐसा जब भी स्टेटमेंट दिखे ना जहां पे एग्जामिनर निगेट करे, कॉम्प्लिकेट करे, लिटरेचर बढ़ाए, उसमें शब्दों को बहुत बढ़ाए या फिर बहुत लंबा खींचे, तो हमेशा ध्यान में रखना उन जगहों पे एग्जामिनर ऑप्शंस को गलत करने की कोशिश करता है। अगर आपने खाने खाना के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब इनको वजीर का दर्जा दिया गया था एग्जैक्टली उसी वक्त इनको ये टाइटल भी दे दिया गया था। बाद में ऐसा थोड़ी कि कोई दिन दिखा करके कुछ महान काम करेंगे तो इनको टाइटल देंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बहुत हद तक इन्होंने सपोर्ट किया अकबर को अपने शुरुआती दिनों में, तो आपको पता चलेगा दिस टाइटल वाज एक्चुअली गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैराम खान एज द वजीर ऑफ एम्पायर, यानी कि जब बैराम खान को वजीर बनाया गया था तो उसी समय पे दिया गया था ये टाइटल। ये जो लिखा है ना कि नॉट गिवन, ये एक्चुअली में गलत हो गया यहाँ पे। तो क्या होगा सर इसका आंसर? आपको इसका आंसर दिखाई देगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है सर? आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली वन सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये 24 का क्वेश्चन है। तो देखो मुगल एम्पायर पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे दिखते हैं। आगे चले हम। अब सर आपके पास मिडिवल में कुछ ट्रेवलर्स आते हैं, और मिडिवल क्या एंशिएंट के भी आपको यहाँ पे कुछ ट्रेवलर्स का नाम दिखाई देता है। इट सिंह, अल-बिरूनी, हमें पता है सर ये सब तो मिडिवल वाले लोग हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एंशिएंट को पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, तो आपने हीन सांग और फाहीन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और आपने ये पढ़ा होगा कि जो हीन सांग है, राइट, कौन है सर? हीन सांग है। ये बेसिकली किसके कार्यकाल में आए थे? तो हीन सांग भारत आते हैं जब गुप्ता काल चल रहा था, और गुप्ता काल में भी किसका कार्यकाल चल रहा था? व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। किसका था? इट वाज द टाइम ऑफ यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में जो आए थे, राइट, वो सॉरी हिंसांग नहीं थे, वो फाहियान थे। सॉरी, कौन थे सर? वो फाहियान थे। हम सभी ने पढ़ा हुआ कि फाहियान जो भारत आते हैं ये चाइनीज ट्रेवलर थे। किसके कम समय में आए थे सर? ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में आए थे। और जो हीन सांग है ये किसके समय में आए थे? तो हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ सर। हीन सांग जो थे ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में, जब हर्षा का शासन चल रहा था भारत में, व्हेन हर्षा वॉज रूलिंग इंडिया, राइट। हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना कि आपका एक ऐसा शासक जिसके कार्यकाल में जो आपका एंशिएंट इंडिया है ये मिडिवल में स्विच हो जाता है। कहानी आपके एंशिएंट से मिडिवल में स्विच होती है। एंशिएंट इंडिया का आखिरी शासक आपको हर्षा दिखाई देता है ना, 7th सेंचुरी एडी के आसपास में। तो आपको समझ में आता है कि सर हीन सांग जो है वो हर्षा के कार्यकाल में आए थे। मैंने अपनी क्लास में सक्षम बैच में, है ना, जो अपनी बैच चल रहा है, बेसिकली मैंने वहां पे बच्चों को ये तक बताया था कि देखो इसको ऐसे याद कर लो कि एच से हीन सांग और एच से हर्षा, तो आपको याद करना इजी होता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं हर्षा और फाहियान में। तो एच से हीनसांग और एच से हर्षा, बच गया कौन? फाहियान। तो जो बच गया वो याद कर लो कि गुप्ता के कार्यकाल में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आए थे। जो बच गया वो चंद्रगुप्त सेकंड में आए थे। लेकिन एच से हर्षा और एच से आपको हीनसांग दिखाई देंगे, बस बात खत्म। तो जैसे आपने एच से हीनसांग पकड़ा फिर आपको फाहियान बच गए। और आप सभी को पता है हर्षा और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य में पहले किसका टाइम था? ऑब्वियस सी बात है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का था। गुप्ता टाइम पीरियड पहले था, उसके बाद हर्षवर्धन है ना। तो कहानी कहां से स्टार्ट होगी सर? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य यानी कि नंबर 4 से होगी। आपको बस एक ही ऑप्शन पकड़ना और आपको सही जवाब यहां पे दिख जाएगा। तो 4 के बाद आपको 3 के बाद 1, फिर आपको 2। ये आपका सही सीक्वेंस है। तो कुछ क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में ऐसे हैं जिनका पहला ऑप्शन क्लिक होते ही जवाब आ जाएगा, और कुछ ऑप्शन क्रोनोलॉजी में ऐसे हैं जिनमें आपको एंड तक फाइट करते हुए जाना है इन ऑर्डर टू फाइट कि सही जवाब क्या है ना। आइए भैया अब ये क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है।
क्या कर रहा है सर? आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। ये कहता है कि जो तर्किश थे उन्होंने भारत में आक्रमण किया और उनका आक्रमण बहुत ही सफल रहा। जो तुर्की थे भारत में आक्रमण करते हैं, तो लिख रहा है ना भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, है ना, मतलब आपका जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे राजनीतिक एकता नहीं है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप सभी को पता है भारत में आक्रमण किन जगहों से आएगा? फ्रॉम व्हाट प्लेसेस यू सी दैट इन्वेजन्स कैन कम टू इंडिया? किन जगहों से भारत पे आक्रमण आ सकता है? आपको पता है सर ये पूरा ओशियन वाला एरिया है, समुद्री तट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से आक्रमण आना बहुत टफ है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आपको पता है सर ये वाला एरिया हिमालय से घिरा हुआ है, पहाड़ वहाड़ है हिमालय से, यहां से आक्रमण आना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, है ना, इन सभी एरिया से आक्रमण नहीं आएगा। तो आक्रमण कहां से आता है भारत में? हमेशा आता है नॉर्थ वेस्ट से, इस वाले एरिया से। मैंने हमेशा पढ़ा आपको कि ये वाला एरिया जो है ये काफी हाइपर एक्टिव एरिया, जो आपका आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है उस जगह से भारत में काफी बार आक्रमण आते हुए नजर आते हैं। हमने हर बार बैचेस में इस चीज को समझा, और मैंने आपको यहां तक बताया हुआ है कि जब भी नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण आता है ये तभी आता है जब हमारे सेंटर में जो शासक होगा, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल रूलर होता है, या तो ये कमजोर हो या फिर इसकी डायनेस्टी कोलैप्स कर रही हो। मतलब आपके देश में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जो सेंटर में शासक था या तो जो शक्तिशाली शासक था उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जगह पे कमजोर शासक आ चुके हैं, इनकैपेबल रूलर्स आ गए हैं, तो आपका जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमजोर हो चुका है। जो सेंट्रल अथॉरिटी है कमजोर हो चुका है तो देश में यहां से इन्वेजन आएगा, क्योंकि यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि नहीं? दूसरा, जब सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो जाती है ना, तो बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ इंडिया में जो शासक के अंदर में पहले कभी शांत रहते थे, अब ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं। इंडिपेंडेंट आप सभी को पता है, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब तक एक शक्तिशाली शासक गद्दी पे बैठा है तब तक उसके जितने भी गवर्नर्स है जो अलग अलग प्रांतों में लगे हुए वो सब शांतिपूर्वक तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जब उन गवर्नर्स को पता चलता है कि यार जो शक्तिशाली शासक था जो हमें बांध के रखा था उसकी मृत्यु हो गई, अब उसके जगह पे जो शासक गद्दी पे आया है ये कमजोर है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या होता है जितने गवर्नर्स रहते हैं वो सब पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग जाते हैं। वो राजा की बात ही नहीं सुनते, वो अपने हिसाब से चलने लगते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, मतलब दे स्टार्ट टू व्हाट डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं इनके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने से जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट है ये और कमजोर होता है, और ये जितना कमजोर होता है उतना बाहर से आक्रमण आने की संभावनाएं बढ़ते जाती हैं। अगर ये मजबूत होगा तो बाहर से आक्रमण नहीं आएगा। कोई भी इन्वेडर आक्रमण करता भारत पे तभी आक्रमण करेगा जब उसको लगेगा कि भारत के लोग खुद शांत नहीं है, वो खुद आपस में लड़े जा रहे हैं, तो चलो आक्रमण करो, हटाओ इनको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट हियर। तो यहां पे असर्शन कह रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन कह रहा है कि टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, यानी कि जो टर्किश ने भारत पे इन्वेड किया था, जो तुर्कियों ने भारत पे आक्रमण किया था, इन्वेड किया था, ये क्या है? ये सक्सेसफुल है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी था नहीं। आप खुद सोचिए कि भाई टर्किश इन्वेजन भारत में सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनमें यूनिटी नहीं है, सब आपस में लड़े जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा कि पहला वाला स्टेटमेंट को दूसरा वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, उसका रीजन दे रहा है कि नहीं? असर्शन रीजन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ना और देखना कि क्या दूसरा वाला उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। मेकिंग सेंस हियर, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी असर्शन रीजन का बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, तो इन क्वेश्चन को गलत नहीं करना, समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे बलबन से संबंधित पूछा गया, बलबन कौन है सर? तो दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। तो कह रहा गया कि बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। मतलब बलबन ने अपनी सरकार को मजबूत बनाया और जो भी शक्तियां थी उसने अपने पास केंद्रीकृत कर लिया, मतलब उसने पावर्स को सेंट्रलाइज कर लिया। तो बलबन के बारे में आप सभी ने पढ़ा है कि बलबन एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर था। ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप को डिवाइन ऑरिजिन से कनेक्ट करता था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख दूं बलबन की खासियत क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ बलबन। बलबन अपने आप को ना डिवाइन ऑरिजिन यानी कि खुदा की परछाई, अपने आप को डिवाइन ऑरिजिन से कनेक्ट करता। वो ये कहता है कि वो जो खुदा है ना, राइट, मैं उससे जुड़ा हूं, आई एम कनेक्टेड टू हिम। इसने अपने आप को पहली बार क्या बोला था? जिल्ले लाही। क्या बोला था? तो बलबन ने अपने आप को बोला है जिल्ले
लाही। जिल्ल लाही का मतलब क्या होता है? जिल्ल लाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, मतलब मैं खुदा की परछाई हूं। वॉट आई एम शैडो ऑफ गॉड। कहीं ना कहीं ये बात किसने कहा है? ये बात यहाँ पे बलबन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे समझ में आ रहा है कि शक्तिशाली शासक है, अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर रहा है, तो ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी में बिलीव करता होगा, मतलब ये पूरे के पूरे पावर को सेंट्रलाइज करके रखेगा। ही बिलीव्ड इन दी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। व्हाट ही बिलीव्ड इन दी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कि मेरे पास में सारी शक्तियां होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे बिलीव करता हुआ नजर आता है। दैट इज हाउ बलबन बेसिकली फंक्शंस है। तो दिस इज नंबर वन स्टेटमेंट कि बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। एकदम सही बात है सर, बलबन ने अपने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया और लगभग सारी अथॉरिटी अपने पास में उसने सेंट्रलाइज कर लिया। रीजन क्या बोल रहा है कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। अब आप खुद सोचिए, वो मंगोल से बचाने के लिए अपने इंपायर का जो नॉर्थ वेस्ट है, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था कि भारत पे अगर आक्रमण आएगा तो कहां से आएगा आक्रमण? सर भारत पे अगर आक्रमण आना होगा, कहां देखा हमने, हाँ, तो भारत पे नॉर्थ वेस्ट से आएगा। तो बलबन ने इस जगह को मजबूत करने की कोशिश की, यहाँ पे किले विले बनाए ताकि यहां से आक्रमण भारत पे ना आए। तो एकदम सही बात है ना, इसमें तो लॉजिकल स्टेटमेंट, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो वो कहेगा कि सही है सर, क्योंकि हमने यही तो पैटर्न देखा है कि इंडिया में बार बार नॉर्थ वेस्ट से ही आक्रमण आ रहा है, और बलबन भी अगर अपने आप को सेव करना चाहेगा तो नॉर्थ वेस्ट को सेव करेगा ना। अब वो हिमालय का साइड थोड़ी सेव करेगा, समुद्र पे थोड़ी जाके किला बनाएगा, isn't that? तो नहीं पढ़ने के बावजूद भी आप इस स्टेटमेंट को सही करोगे अगर आपके पास में सेंस ऑफ हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री की समझ सही रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन क्या ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? अब ये सोचो, बलबन ने अपनी अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया, मतलब बलबन ने अपने पावर को केंद्रीकृत किया। देखो लिखा है ना, बलबन ने अपने शासक को क्या किया सर? बहुत ही स्ट्रांग बनाया, संपूर्ण सत्ता और अपने हाथ में केंद्रीकृत कर लिया, मतलब केंद्रित यानी कि मजबूत कर लिया, सारा पावर सेंट्रलाइज कर लिया। तो क्या सेंट्रलाइज इसलिए किया था कि वो मंगोल इन्वेजन से अपने आप को रोक सके? नहीं, ये यहां पे बात जम नहीं रही है। यानी कि इसमें पता चलेगा सर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। यानी क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज not the correct explanation of A. So the correct answer here is option number C. क्या आपको दिखाई देगा यहाँ पे सही जवाब? आपको यहाँ पे सही जवाब दिखाई देगा ऑप्शन नंबर C, जो कि आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। थिंग्स वुड हैव बीन वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपने थोड़ा पढ़ा वढ़ा होगा ना इस चीज को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर आपने एकदम नहीं पढ़ा, फ्रेश आ गए हो, तब तो दिक्कत ही होगा। उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे कोई बच्चा हो, थोड़ा पढ़ के आए हो, एटलीस्ट इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। Which among the following rulers of Kashmir abolished jizya and cow slaughter? कश्मीर का ना एक शासक है जिसको पता है क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। जैसे अकबर एक बहुत ही लिबरल मेंटेलिटी का इंसान था, वो धर्मों से कन्फाइंड नहीं था कि मैं इसी रिलीजन को प्रमोट करूंगा, मैं इस रिलीजन का दुश्मन हूं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत न्यूट्रल था, सबको प्यार से देखता था, सबको सभी धर्मों को समान रूप से वो रिस्पेक्ट करता था। तो उसी की तरह आपको कश्मीर में भी एक शासक दिखाई देता है, जिस शासक ने जिजिया जैसे टैक्स को हटा दिया जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, और गौ हत्या जैसी चीजों को भी समाप्त कर दिया, है ना। क्या नाम था उसका? सर उसका नाम था जैनुल आबिदीन। क्या नाम था उसका? हिज नेम वाज जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का भाई ये अकबर है, मतलब बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सभी धर्मों को एक साथ लेकर के, लिबरल विचारधारा को फॉलो करते हुए, सभी को आगे बढ़ाते हुए, इस प्रकार से इसको टाइटल दिया गया। इस प्रकार का ये शासक था, ये है जैनुल आबिदीन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो जाता है, जैनुल आबिदीन को थोड़ा ध्यान में रखना, है ना। चलो आगे चलते हैं सर। हाँ, अब आता है टप्पा स्टाइल। अब एक म्यूजिक के ऊपर में क्वेश्चन है, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर की तरफ में एग्जामिनर घुसता हुआ नजर आ रहा है। सो टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वाज रिफाइंड। टप्पा स्टाइल जो म्यूजिक का था उसको रिफाइन किया गया है और उसको डेवलप किया गया है किस मुगल इंपरर के कोर्ट में? मतलब कौन सा मुगल शासक है जिसके कोर्ट में आपको बेसिकली जो टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक है इसको बेसिकली रिफाइन किया गया और इसको बेसिकली विकसित किया गया, वो कौन सा मुगल इंपरर है? अब सीधा सा क्वेश्चन है सर, वो मुगल इंपरर का नाम था मोहम्मद शाह। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो या तो आप स्किप करोगे या फिर आप इसको क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अभी नहीं पता तो अब इसको सीख लो कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक पता है क्या? ये कुछ ऐसे म्यूजिक है ना जिसके बीट बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब ठक 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 ठक, बहुत स्पीड बीट पे गाना बजता है, लेकिन उसका लिरिक्स बहुत इमोशनल होता है।
बहुत इमोशनल लिरिक्स होता है लेकिन हाई बीट सॉन्ग होता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टप्पा स्टाइल, मतलब कि यहाँ पे टप्पा, वो टप टप टप, वो जो हाई बीट नहीं होता उससे कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो निमोनिक के रूप में। तो इसका बीट बहुत हाई होता है, हाई बीट म्यूजिक विथ व्हाट, इमोशनल लिरिक्स। आपका जो लिरिक्स होगा वो बहुत इमोशनल होगा, लेकिन जो म्यूजिक होती है उसकी जो गति होती है, जो बीट होता है वो थोड़ा तेज होता है। ये आपको टप्पा स्टाइल में दिखाई देगा, ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन है ना। तो इस वैल्यू एडिशन को अपने को ध्यान में रखना, अगर कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो शासक का नाम तो खैर फैक्ट है, लेकिन टप्पा म्यूजिक क्या है ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए भैया आगे चलते हैं। इसमें से बोल रहा है सर कौन सा सही रूप से मैच नहीं किया गया है। अब आप बोलोगे सर ये क्या सारी बेगम्स जितनी भी थी मुगल्स में सबको पढ़ना है क्या? अगर आपने इतिहास सही तरीके से पढ़ा है तो सारी बेगम्स को नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट वंस को पढ़ना, और वही इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब गुलबदन बेगम कौन है? तो ये बाबर की बेटी है। आपने गुलबदन बेगम को पढ़ा होगा हुमायूं नामा के रूप में। हुमायूं नामा जो हुमायूं की लाइफ के ऊपर में कितनी कमाल की किताब है, कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, राइट। मैं मतलब बता रहा हूं मैं, आप यूपीपीएससी तो छोड़ दो, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ना एसएससी वाले, उनको भी बच्चों को पता होता है हुमायूं नामा, बाबर नामा, ऐसी किताबों का नाम है ना। तो मतलब आईने अकबरी एंड ऑल, ये सब बहुत बेसिक बुक है। एक होता है कि मैं आपसे मतलब कुछ वैसी बुक्स के नाम जिक्र कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट से तारीख फिरोज शाही आ गया, खजाइन उल फतहू आ गया, ये किसने लिखा, तो हो सकता है आप एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाओ, बट ये तो बेसिक बुक्स है यार, ये तो सबको पता होता है। तो जो गुलबदन बेगम है बेसिकली इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने? हुमायूं नामा लिखा था। और आप सभी को पता है हुमायूं नामा लिखने वाली गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं की बहन मतलब ऑब्वियस सी बात है सर बाबर की बेटी, क्योंकि हुमायूं जो है वो बाबर के बेटे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको गुलबदन बेगम नाम दे करके शौक लगना चाहिए कि सर ये क्या ही पूछ दिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होता है यार। किसी को नहीं पता यानी कि उसने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, सिंपल सी बात। इल्तुतमिश के बारे में सबको पता है, रजिया के पिता थे, ऑब्वियस सी बात है ना। इल्तुतमिश के जाने के बाद आप देखो रजिया कोर्ट में आती है नहीं आती, फिर रजिया के ऊपर में पूरी कहानी, तो बहुत बेसिक है। ये भी सही है, ये भी सही है। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, अब आगे आइए। हमीदा बानू बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ हमीदा बानू बेगम। आप सभी ने हुमायूं टॉम के बारे में पढ़ा होगा, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में हुमायूं टॉम को किसने बनवाया था। शी वॉज दी वाइफ ऑफ हुमायूं, क्या नाम था उनका बताइए। तो ये वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नहीं, यही तो गलती है। ये किसकी वाइफ थी? हुमायूं की वाइफ थी। तो हमीदा बानू बेगम, दिस इज द राइट आंसर। ये आपको यहाँ पे गलत ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस इसी पे आपका जवाब निकल जाएगा, नीचे जाने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन डी तक आपको जाने का कष्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही आप 3 ऑप्शन पढ़ोगे, यू विल गेट द राइट आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सही कर सकते हो, 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आप लोग मुझे इसका जवाब बताइए। अभी मैंने आपको दिखाई, ये क्वेश्चन 23 में पूछा, ये क्वेश्चन 24 में पूछा, ये क्वेश्चन 25 में पूछा। फिर लोग बोलेंगे सर पीवाईक्यू क्यों एनालिसिस करें। मैं फिर से बता रहा हूं कि कम से कम इनका तो ध्यान में रख लो, वो घुमा घुमा के इन्हीं पे पूछ रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कमीशन के लिए एग्जाम सेट करना है, पेपर बनाना है, लेट से मैं आपको बोलता हूं आप हिस्ट्री का क्वेश्चन बना करके दो, आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं बनाओगे, आप पहले जाकर के देखोगे कि पुराने वाले लोगों ने कैसा क्वेश्चन बनाया। यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने से पहले वो भी पीवाईक्यू देखता है कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपको भी पीवाईक्यू देखना। और देखो पीवाईक्यू कितना रिपीट होता है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3 साल ये क्वेश्चन लगातार 3 बार रिपीट हुआ है। और इसके बाद भी अगर कोई बच्चा गलत करके आ रहा है मतलब वो सीरियस नहीं है, टू बी फ्रैंक, है ना। क्योंकि एक होता है कि सर बहुत वियर्ड एब्सर्ड सा क्वेश्चन समझ में भी आता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर बालाजी विश्वनाथ पहले आएंगे, है ना फिर आपको एक बाजीराव 1 दिखाई देंगे, फिर एक और बाजीराव दिखाई देंगे। मैं आप सभी को पढ़ाया था, तो 1 के बाद 2 आपको दिखाई देगा। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, 2 जगह आपको 1 और 2 यहां पे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। अब इसके बाद क्या होगा सर, 1 और 2 के बाद 4 आएगा या 3 आएगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो नारायण राव के ऊपर में अगर आप सभी आगे चल करके पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली नारायण राव की कहानी दिखाई देगी। जब मैं आपको मुगल्स कह रहा हूं, मराठास को पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया में, बेसिकली वहां की कहानी है। तो अगर आप इसको जेन्युइन बेसिस पे देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर आपको दिखाई देंगे बाजीराव 1, फिर आपको दिखाई देंगे माधव राव, और सबसे लास्ट में नारायण राव दिखाई देंगे। बिकॉज नारायण राव के डेथ होने के बाद में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है। तो बहुत लास्ट की कहानी है ना। तो आपको सीक्वेंस क्या दिखाई देगा? ऑप्शन बी, ये आपको सीक्वेंस दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो देखो ये बार बार इन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज आस्किंग क्वेश्चन रिपीटेडली ऑन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, है ना।
अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लिख रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन है जिन्होंने जो 300 वॉल्यूम है संस्कृत बुक्स को उनको ट्रांसलेट किया है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने कैंपेन में नगरकोट, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट का एक कैंपेन किया था, वहां पे उसने बहुत सारी बुक्स को ले ली थी। उन बुक्स को बेसिकली किसने यहां पे ट्रांसलेट किया है? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम ऑफ संस्कृत बुक? तो इसका सही जवाब है सर अजीजुद्दीन खान। अजीजुद्दीन खान है जिन्होंने वो 300 वॉल्यूम्स जो थी संस्कृत बुक्स की उनको बेसिकली इन्होंने ट्रांसलेट किया था। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था ये भी इंपॉर्टेंट है सर। इन्होंने इस पर्टिकुलर बुक को ट्रांसलेट किया था सबसे पहली बार किसके लिए ट्रांसलेट किया था? तो सर फिरोज शाह तुगलक के लिए इन्होंने ट्रांसलेट किया था। अब एक क्वेश्चन आता है पर्शियन में बेसिकली क्यों ट्रांसलेट किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहते हैं ये एक ऐसा इंसान है जिसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वांट टू लर्न थिंग्स, ही ऑलवेज वांट टू लर्न थिंग्स, यानी कि ये चीजों को सीखना चाहते हैं, चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने लिखने में फिरोज शाह तुगलक का बहुत इंटरेस्ट था। तो देखो नगरकोट के कैंपिंग पे भी गया तो वहां से कितनी सारी किताबें ले आया, है ना। अब मतलब ये वो वाली बात हो गई कि आप कहीं एग्जाम देने गए और एग्जामिनेशन हॉल से निकले और जाकर के 20 बुक और खरीद के लेकर के आगे, वो वाली कहीं कहानी हो जाएगी, है ना। तो वही वाला सीन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अजीजुद्दीन खान जो थे बेसिकली उन्होंने उन किताबों को ट्रांसलेट किया था क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज इंडिया का लैंग्वेज था और जो बहुत सारे मुस्लिम शासक थे वो संस्कृत को प्रेफर नहीं करते थे, उनको पर्शियन ज्यादा सही लगता था। उन्होंने अपने कोड लैंग्वेज को पर्शियन बना रखा था। तो बेसिकली बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट किया गया उनके समझने के लिए, है ना। दैट इज द रीजन व्हाई ऑल दीज आर ट्रांसलेटेड हियर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कुछ कुछ पोएट हैं और उनके कुछ कंपोजिशंस है, बोल रहा है सर इसमें से कौन से सही मैच नहीं किए गए। अभी ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखे तो मेरा सजेशन है उसको स्किप करिए। डू नॉट रीड और डू तुक्काबाजी, इन पे तुक्काबाजी मत करना, अदरवाइज वो गलती होने के चांसेस होते हैं, राइट। इसका सही जवाब है सर गंगाबाई। अदरवाइज आप देखो तो शाहजाओ बाई जो है ये सहज प्रकाश, सोन कुमारी का, है ना, स्वामी बेली और दयाराम का, विनय माली के सभी किताब सही है। आपको ओनली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल है सर, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे सर। ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड, इनमें से किसने ट्रांसलेट किया है चिंतामणि भट्ट के संस्कृत टेक्स्ट को, यानी कि जो चिंतामणि भट्ट का लिखा हुआ कुछ संस्कृत टेक्स्ट था उसका नाम था शुका सप्ताति। शुका सप्ताति इसको किसने ट्रांसलेट किया है और उसको टूटी नामा जैसा टाइटल दिया गया। कौन सा टाइटल दिया गया सर? टूटी नामा टाइटल दिया गया। सबसे पहली बात टूटी नामा टाइटल देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है आमिर खुसरो है, पैरट ऑफ इंडिया, टिक मारो आगे बढ़ो, यही पे ब्लंडर हो जाता है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाता है ताकि जो मतलब वैसे बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा थोड़ा पढ़े होते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ के जाते हैं, वो सबसे पहले एलिमिनेट हो। वो चाहता है कि या तो आप अच्छे से पढ़ के आओ या फिर आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया हो, तो वो अलग ही चीज है, वो बीच बीच वाला स्टेज ना हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके जो सही आंसर में दिखाई देंगे वो है सर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी हैं, इन्होंने बेसिकली चिंतामणि भट्ट की किताब है शुका सप्ताति, ये एक संस्कृत किताब है, किसमें ट्रांसलेट किया? पर्शियन में। क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं? क्योंकि मेजोरिटी रूलर्स जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, अधिकतर शासक जो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, वो शासक संस्कृत समझ नहीं पाते, तो उनको वो लैंग्वेज चाहिए जिस लैंग्वेज में वो अपने कोर्ट में वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी किताबें लिख रहे हैं, जिनको वो अपने रिलीजन से कनेक्टेड मानते हैं, अपने धर्म से, अपनी जगह से कनेक्टेड मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्शियन उस वक्त में कोर्ट लैंग्वेज होता था, तो बेसिकली उस भाषा में बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट किया गया। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन डी। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लेना, अगर ये रिपीट हो तो इस बार गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आइए। अब अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने कुछ तगड़े कैंपेन किए, है ना। अब अभी तक अपन पढ़ रहे थे, देखो फिर से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ गया, राइट। अब ये 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन्स हैं, राइट, चाहे वो रणथंभौर का हो, गुजरात हो, वारंगल हो, चित्तौड़ हो, आपको बताना है सबसे पहले कैंपेन्स कौन से थे, उनको सही सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहली बात, गुजरात का जो कैंपेन था अलाउद्दीन खिलजी का, इनिशियल एकदम शुरुआती दौर का कैंपेन है, मतलब उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने कोई बहुत बड़ा कैंपेन भारत में नहीं किया था। गुजरात वाज द वन जहां से इसकी शुरुआत होते हुए नजर आती है। सो यू विल फाइंड कि सर कहानी गुजरात से स्टार्ट होती है, और अगर आपने गुजरात को क्लिक कर लिया आपको आंसर दिख गया, ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात, रणथंभौर, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ और वारंगल। और आप सभी को पता होगा 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपके सेशन के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। लेट मी शो यू, है ना, हम 28वें स्लाइड पे हैं। ये क्वेश्चन 25 में कहां पे रिपीट हुआ था, मैंने आप सभी को बताया था स्टार्टिंग में था। ये देखिए ये क्वेश्चन को, हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2025 का है, रिपीट हो गया 22 से, वो रिपीट
जैसलमेर, रणथंबोर, वारंगल, चित्तौड़, एकदम बस एक गुजरात उसने एक्स्ट्रा डाला, अदरवाइज पूरा सीक्वेंस सेम है। और मैंने आपको यहाँ पे ईयर के फॉर्म में बताया हुआ है। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अब देखिए मिडिवल इंडिया के कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं यही बता रहा हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनर समहाउ रिपीट द क्वेश्चन एंड वी स्टिल कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस पार्ट कि देख लेंगे यार, बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ो, देखते हैं फ्यूचर में। वो नहीं करो, डोंट डू दैट, अदरवाइज वी विल स्टक अ लॉट। ठीक है, लेट्स गो हेड। एनीवेज आई थिंक दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन। एनीवेज लेट्स गो हेड, ये था अपना क्वेश्चन। चलिए, तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया है ऑप्शन नंबर सी। आगे आएंगे हम सर। अब ये औरंगजेब के लाइफ में एक बैटल हुआ था, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। अब मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप जितने भी एस्पिरेंट है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे, बिकॉज औरंगजेब की लाइफ हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात, उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पहला बैटल अपने भाई दारा शिकोह के साथ में था। आप सभी को पता है दारा शिकोह को उसने हरा दिया था, बिकॉज शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह गद्दी पे आए। और दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, उसको बहुत मजा आता था चीजों को पढ़ने में। उसने बहुत सारी उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। उसको सर्रे अकबर जैसे टाइटल से नवाजा गया था, है ना। और जो औरंगजेब है ये योद्धा था, इसको युद्ध करना, रणनीति बनाना, है ना, डिप्लोमेसी, कूटनीति, ये सब बहुत अच्छे से आती थी। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में बेसिकली कौन जीत गया सर? इस युद्ध में आपको दिखाई देगा औरंगजेब जीत गया। तो कहीं ना कहीं वहां से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। आपको बैटल भी यहाँ पे दिखाई देता है, वो नजर आता है। आपको मुझे बस इसका सीक्वेंस बताना है कि सर आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द राइट आंसर, एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चलेगा कितने ऐसे सिंसियर एस्पिरेंट है जो वीडियो के 1 घंटे होने आए और अभी तक वो क्लासेस को कंसिस्टेंटली यहां तक फॉलो कर रहे हैं। नहीं पता तो चेक करिए और वीडियो रोक करके इसका आंसर दीजिए, फिर आगे चलिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने साथ वैल्यू एडिशन कर लीजिए, ताकि अगर ये प्रश्न 22 के बाद अगर 26 में रिपीट हो गया तो ये ना लगे कि सर ये तो कहां से आ गया। इंपॉर्टेंट बैटल है, ऑलरेडी पूछा हुआ है और सीक्वेंस पूछेगा, चांसेस अच्छे खासे। ठीक है, चलिए अब आपको यहां पे 2 बहादुर लोग दिख रहे हैं, जयंत और कुंफा, राइट। बेसिकली कहा गया है ये किस जगह से एसोसिएटेड है, जयंत और कुंफा, राइट। ये राजपूत शासक है, मतलब राजपूत वॉरियर्स है, योद्धा है ना। इनकी बहादुरी की कहानी है और कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी इनकी बहादुरी से बहुत खुश हो गया था, है ना। शेरशाह सूरी बेसिकली इनकी बहादुरी से बहुत खुश हो गया था। तो एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ समिल, समिल में, है ना। इट्स अ बैटल ऑफ समिल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1544 में ये बैटल हुआ था। इस पर्टिकुलर बैटल में आपको दिखाई देगा शेर शाह के सामने जो 2 राजपूत योद्धा थे, राइट वो थे सर जयंत और कुंफा। तो बहुत बार होता क्या है ना कि आपको पता है कि आपके सामने मौत है, आपको पता है कि आप हार जाएंगे बैटल को, तो आप विड्रॉ कर लेते हैं, भाग जाते हैं। जयंत कुंफा ऐसे थे कि यार ये कम सेना होने के बावजूद शेरशाह सूरी से लास्ट मोमेंट तक फाइट करने के लिए तैयार थे और शेरशाह सूरी इनसे बहुत इंप्रेस्ड हो गया। ये बेसिकली कहां का बैटल है? तो ये मारवाड़ का बैटल था, बेसिकली इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ समेल। ये अजमेर के पास में हुआ था। कहां पे हुआ था? अजमेर के पास में हुआ था। इंपॉर्टेंट बैटल है, इंटरेस्टिंग सा बैटल है ना। तो आपको इसका आंसर क्या दिखाई देगा? ऑप्शन सी, दैट इज मारवाड़। तो आपको ये नाम ध्यान में रखना, जयता और कुंफा, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना, उठा करके बैटल ऑफ समेल देख लेना अजमेर का 1544 के आसपास में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आए तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सर, शैल वी गो हेड? एनीवेज लेट्स डू दिस। अगला क्वेश्चन है सर, कौन सा ऐसे मुगल शासक है जिन्होंने कविंद्र आचार्य, जो सरस्वती थे बनारस के, एक बहुत कमाल के संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर थे, इनको पेट्रोनेज दिया था? मतलब कौन सा आपके मुगल शासक है जिन्होंने कविंद्र आचार्य सरस्वती करके बहुत कमाल के आचार्य जी थे बनारस के, और ये बहुत कमाल के संस्कृत के स्कॉलर थे और इनको बेसिकली अपने राज दरबार में रखा गया, इनको पैट्रोनेज दिया गया था। प्योर फैक्चुअल है, बट द आंसर इज सिंपली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शाहजहां। देखो जो मुगल शासक थे ना, इनके साथ एक चीज तो था, ये भले रिलीजियसली थोड़े से बायस थे, लेकिन जो बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज थी उनको पैट्रोनेज भी देते थे, बिकॉज दे अंडरस्टूड द रेलेवेंस ऑफ हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी इन द कोर्ट। उनको पता है कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान अगर मेरे कोर्ट का हिस्सा बनेगा तो अल्टीमेटली मेरे कोर्ट की छवि उससे बेहतरीन होगी, मेरे डिसीजंस और खिल के आएंगे, लोगों का मेरे पे विश्वास और बढ़ेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं समाज में सब लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो राज दरबार में है तो लोगों के सामने एक छवि जाती है कि राजा भी उनको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग राजा के प्रति अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो एक ये क्या है, एक विशियस साइकिल है। इस साइकिल को बहुत सारे शासक समझते हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसे ऑर्थोडॉक्स शासक औरंगजेब जैसे भी दिखाई देंगे जो बहुत ज्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड थे, है ना, उनकी सोशल पॉलिसी थोड़ी सी कम थी। एनीवेज आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ना।
क्या है ये सर? तो बेसिकली मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, यानी कि जो मुगल का जो आर्मी है, मुगल का जो स्टेट है, एक मिलिट्री स्टेट है। मतलब मुगल एम्पायर जो था, इट वाज ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट। मिलिट्री स्टेट कहने का मतलब है मिलिट्री ही प्रायर एलिमेंट है। आप मिलिट्री के माध्यम से ही रूल्स रेगुलेशन और बाकी चीजों को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलिट्री इज ए प्राइमरी एलिमेंट। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है मिलिट्री स्टेट का मतलब क्या है। तो मुगल एम्पायर एक मिलिट्री स्टेट था, ये असर्शन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। अब इसका रीजन क्या बता रहा है? रीजन ये कह रहा है कि द वाइटलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेंट ऑन द मिलिट्री पावर। मतलब ये एक मिलिट्री स्टेट है। इस बात को आप इस चीज से समझिए कि जो केंद्रीय शासित व्यवस्था थी उसका विकास जो था वो भी कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति पे ही निर्भर थी। तो इसी को तो मिलिट्री पावर कहते हैं। आप मिलिट्री स्टेट है, इसका मतलब क्या है? आप किस तरीके से विकास कर रहे हैं, आप किस तरीके से शासन कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मिलिट्री कितनी एक्टिव है। अगर आपकी मिलिट्री पे डिपेंड नहीं करता तो क्या आप मिलिट्री स्टेट कहलाते? नहीं कहलाते। आप मिलिट्री स्टेट इसलिए तो कहला रहे, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर कॉल्ड एज द मिलिट्री स्टेट ना। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा वाला जो है वो पहले वाले को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्या समझ में आएगा सर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज the correct explanation. R is the correct explanation of A. So option number A here is the right answer. समझ में आ रहा है सबको? असर्शन रीजन अब गलती नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, भैया असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे एग्जाम में, नो मैटर व्हाट। ठीक है, चले आगे। आइए, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर, है ना, न्यायालय ए अला की स्थापना की? मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं अदालत अला। अब ये अदालत अला एक्चुअली में क्या है? तो एक न्यायालय है, एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो सबसे सुपीरियर कोर्ट होगा किसके राज दरबार में? तो रणजीत सिंह के राज दरबार में सबसे सुपीरियर कोर्ट। अब ये कहा जा रहा है कि किसके कार्यकाल में, है ना, किसके कौन से जगह पे, बेसिकली नॉट किसके कार्यकाल में, ऑब्वियसली बात है रणजीत सिंह ने स्टैब्लिश किया, किस जगह पे इन्होंने इस कोर्ट की स्थापना की। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो रणजीत सिंह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी दो राजधानी बनाई थी, एक थी उनकी अमृतसर राजधानी और एक थी उनकी लाहौर राजधानी। उनकी दो राजधानियां थी। अमृतसर के बारे में कहते हैं कि ये रणजीत सिंह का रिलीजियस कैपिटल था। क्या था सर? ये धार्मिक राजधानी थी। इट वॉज अ रिलीजियस कैपिटल। रिलीजियस कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? रिलीजियस कैपिटल का मतलब होता है धार्मिक राजधानी। और लाहौर के बारे में कहते हैं कि ये रणजीत सिंह की पॉलिटिकल कैपिटल थी। इट वॉज राजनीतिक राजधानी। क्या था ये? तो ये इनका पॉलिटिकल कैपिटल था। व्हाट वाज इट? इट वाज अ पॉलिटिकल कैपिटल। तो लाहौर को बताया गया कि ये रणजीत सिंह का पॉलिटिकल कैपिटल था, और अमृतसर को बताया गया कि रणजीत सिंह का रिलीजियस कैपिटल था। तो ऑब्वियसली बात है कि जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो इन्हीं में से किसी एक जगह पे होगा। तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा न्यायालय जो है ये धर्म से संबंधित तो है नहीं, ये एक्चुअली में सिस्टम से संबंधित है, राज व्यवस्था से संबंधित है। किसी को न्याय चाहिए तो वहां पे जा सकता है न्यायालय में, है ना कहीं उसको जजमेंट मिलेगा। तो ये बेसिकली लाहौर में होता था। लाहौर वॉज द प्लेस जहां पे आपको क्या दिखाई देगा? अदालत अला दिखाई देगा, जो कि रणजीत सिंह के राज दरबार में सबसे बड़ा न्यायालय के रूप में आपको दिखाई देता हुआ नजर आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अदालत अला, है ना। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिक्किम एम्पायर। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं इसके बारे में कि क्या बोलते हैं इसको। तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिख एम्पायर। जैसे आज के टाइम पीरियड में हमारे पास में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो उस टाइम पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या था? अदालत अला, सिख एम्पायर का, है ना। यानी कि जो सिख थे उनका सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यही हुआ करता था। शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट। बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। फवैद उल फवद, है ना, बेसिकली एक रिकॉर्ड है कॉन्वर्सेशन का, है ना। शेख निजामुद्दीन औलिया जी का कॉन्वर्सेशन है। इसको किसने कंपाइल किया? सीधी सी बात है सर, ऑप्शन ए, दैट इज आमिर हसन सिज्जी। ये वो इंसान है सर, इन्होंने कंपाइल किया था फवैद उल फवद। बेसिकली एक किताब है फवैद उल फवद, जिसका कंटेंट क्या है? तो एक सूफी संत है, इनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। बेसिकली दिल्ली के थे, दिल्ली में थे। आप देखो निजामुद्दीन करके रेलवे स्टेशन भी दिल्ली में दिखाई देता है। तो निजामुद्दीन औलिया जी का दरगाह, बाकी चीजें आपको यहीं पे दिखती हैं। तो इसलिए वो जगह भी काफी फेमस है। तो इन्होंने जो भी कुछ ज्ञान दिया, जो भी कुछ दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, सूफी संत है तो काफी रिलीजियस और काफी प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे, राइट। तो उस चीज को फवैद उल फवद करके एक किताब में कंपाइल किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आमिर हसन सिज्जी के द्वारा किया गया था। इस नाम को नहीं भूलेंगे, अगर ये प्रश्न फिर से दोहराता है तो इसको गलत नहीं करना है। चलिए भैया, अब अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। किसके ऊपर में ये क्वेश्चन है सर?
ये आपके सामने एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ठीक है। असर्शन और रीजन है, अभी तक मैंने आपको कितने सारे असर्शन रीजन करा दिया, मैं समझ के चल रहा हूं कि आपसे ऐसे असर्शन रीजन क्वेश्चन सही होने चाहिए। असर्शन कह रहा है वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट चोला देन देयर प्रेडेसर्स, हमारे पास चोला शासकों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, यानी कि चोला जो शासक थे ना, इनके मतलब इनके पास इतना, इनसे संबंधित इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास में जितना इनके पहले वाले, इनके जो पूर्ववर्ती हैं, इनसे जो पहले शासक थे उनके बारे में अपने पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना अपने पास में चोलास का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये असर्शन है। अब अपने को रीजन ढूंढना है कि आखिरकार में क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण हमारे पास में चोल शासकों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। क्या वो चीज आपको यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये अपने को पता लगाना है कि क्या रीजन हो सकता है कि हमारे पास में चोल शासकों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इस चीज को यहां पे टेस्ट करना है। तो ये बोल रहा है क्या कि जो चोला शासक थे उनका एक प्रैक्टिस था, क्या प्रैक्टिस था, वो दीवालों के मतलब जो मंदिर के दीवार होते थे उन दीवालों पे वो इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख लिखवा देते थे, और उन अभिलेखों से हमें पता चलता था कि उनकी विजय कहां कहां पे हुई, किस किस जगह को जीतते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को दूसरा वाला उसका कारण बताता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास में चोलाओं के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है उनके पहले वाले डायनेस्टी से, शासन से। क्यों ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि चोला शासक अपने बारे में मंदिरों के दीवालों पे अभिलेखों के माध्यम से चीजों को व्यक्त करते थे। वो बताते थे कि किस प्रकार से वो बैटल्स को जीत रहे हैं, अपने विजय के ऐतिहासिक विवरण वो दिए जाते थे। तो आपको देखो सीधा लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट को दूसरे वाला एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपको एक बार फील आ गया ना कि पहले वाले को दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये तो आप श्योर हो कि ये सब होगा ही नहीं कि पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फील आ चुका है कि नीचे वाला ऊपर को एक्सप्लेन करना। तो यू नो द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज हियर द राइट आंसर, दैट बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो अभिलेख ये लिखवाते थे, इन इंस्क्रिप्शन से अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, क्या क्या अपने को संदेश मिलता है, मतलब चोला शासकों ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं उससे क्या क्या हमने को इंफॉर्मेशन मिला। सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस शासक का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ रूलर। दूसरा, उनका टाइम पीरियड क्या रहा, किस टाइम पे उन्होंने शासन किया, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मिलता है। तीसरा, उनके मिलिट्री कैंपेन्स क्या क्या थे, बेसिकली कौन कौन से जगह थे जिन जगहों पे उन्होंने आक्रमण किया, उस जगह को वो जीत रहे, यही सब चीज तो वो इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते हैं। और क्या पता चलेगा सर, उनका रिलीजियस बिलीफ क्या है, उनका खुद का बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका खुद का रिलीजियस बिलीफ क्या, मतलब वो शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, किसको मानते हैं, ऐसे संबंधित जानकारी भी वो अपने अभिलेखों के माध्यम से मंदिरों के दीवालों पे लिखते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस है ना, ये सारे इंस्क्रिप्शंस क्या कर रहे हैं सर, आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। ओके, अगला क्वेश्चन है सर कि अब ये वैसे ही मतलब असर्शन रीजन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सन टेम्पल है मुल्तान का, इसका जिक्र हिन सांग ने किया है, अबू जईद ने किया है, अल मसूदी ने किया है, अल बिरूनी ने किया है। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट्स को हमेशा याद रखना, अगर एग्जामिनर सिर्फ ऐसा लिख देना कि इस चीज का जिक्र सिर्फ अल मसूदी ने किया है, या सिर्फ अबू जुनैद ने कर दिया, या सिर्फ हिन सांग ने कर दिया, तो ये गलत हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपने वहां पे चीजों को रिजेक्ट कर दिया। यहां पे दुनिया भर के राइटर्स का नाम किया हुआ है, तो सबको पता है कि जो सन टेम्पल्स होते थे ये बहुत फेमस होते थे, इतने फेमस होते थे कि अगर ट्रैवलर्स आएंगे तो फेमस जगहों को घूमेंगे तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं सन टेम्पल के आसपास में जा रहे हैं, सन टेम्पल को घूम रहे हैं, तो उनको सन टेम्पल से संबंधित इंफॉर्मेशन पता है, तो उसको यहाँ पे मेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके उसका सेंस से समझने की कोशिश करना है कि स्टेटमेंट सही होने के चांसेस कितने ज्यादा है, और ये तभी हो पाएगा जब आपने पीवाईक्यू के साथ में स्टेटमेंट्स के लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से एक आध नाम हटा करके आप ओनली लगा दीजिए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, या फिर इनमें से जैसे 1 2 3 4 4 फॉरेन ट्रेवलर्स का नाम रखा हुआ है, अगर इनमें से सिर्फ 3 को हटा के सिर्फ एक लिखा हो ना, तो भी गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि एक अगर इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक ही फैक्ट है, तो एग्जामिनर उस फैक्ट को हटा देता है, स्विच कर देता है, स्वैप कर देता है ऑप्शन गलत करने के लिए। मतलब अगर एक लाइन में लिखा हुआ है कि दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय दिस पर्सन,
तो जो दिस पर्सन है ना उसको हटा करके वो दैट पर्सन कर देगा। आपको लगेगा कि स्टेटमेंट तो सही है लेकिन वो फैक्ट को चेंज कर देते हैं। तो बहुत बार ऐसी जगह पर भी गलतियां करते हैं वो। तो अपने को क्वेश्चन लगा लगा करके उस सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है कि किस जगह पे बेसिकली एग्जामिनर क्वेश्चंस को गलत कर सकता है। सो यू कैन फाइंड ऐसे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। द पिलग्रिम ऑफ संबालपुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। ऑब्वियसली बात है, अब जब संबालपुर का जो पिलग्रिम है वहां पे सन वर्शिप हो रहा है और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे सन टेम्पल के बारे में पढ़ा है, तो ये दोनों जेनरिक स्टेटमेंट्स है। नो आपत्ति विपत्ति, नो चाय पत्ती, ऑब्वियसली बात है बोथ द स्टेटमेंट, दैट इज सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So that is how you are supposed to get these questions correct। ठीक है, चलिए आगे अपन, shall we go ahead? Let's go ahead, right। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखो फिर से आ गया यहाँ पे। अब पता है मैं हमेशा कहता हूँ बुक्स एंड राइटर्स पे तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन है तो बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ने के समझने की कोशिश करो, अगर आपको आता है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि अगर आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सो हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट इट। अगर आप चाहते हो कैन रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से, वही क्रमबद्ध तरीके से इसको अरेंज करना है ना। फतवाए जहानदारी किताबें हैं ये, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद एंड तबते नासिरी। अब अगर आपको नहीं पता तो आज मैं इन सभी बुक्स के राइटर्स का नाम बताऊंगा, इसको याद कर लेना। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है किताबुल हिंद वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, इनमें से किसने किताबुल हिंद को लिखा है या इनमें से किसने तबाते नासिरी को लिखा है। एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ये चार जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये एक्चुअली में चार क्वेश्चंस है। बेसिकली एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किससे संबंधित है? आपने एक ऐसा ट्रैवलर का नाम सुना है जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे, जो सोमनाथ मंदिर में भी आक्रमण करता और बहुत बार उसने भारत पे आक्रमण किए थे? महमूद ऑफ गजनी, याद करो। महमूद ऑफ गजनी जब भारत आता है 1000 के आसपास में, तो वो अपने साथ में एक राइटर को लेकर के आता है, अल बिरूनी। क्या नाम था उसका? अल बिरूनी। और अल बिरूनी ने जो किताब लिखी थी, अल बिरूनी ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था सर किताबुल हिंद। तो अगर किसी बच्चे को ये पता है कि जो अल बिरूनी है कौन है सर, जो आपका अल बिरूनी है ये बेसिकली महमूद ऑफ गजनी के साथ आया है और 1000 के आसपास आया, 1027-28 के आसपास में आया हुआ है। तो ये सबसे पुराना है क्योंकि उसके बाद ही मिडिवल इंडिया के बाकी लोग हैं। अगर आपको ईयर याद नहीं है एटलीस्ट ये याद है कि कौन सा राइटर किसका है, तो भी आप इस क्वेश्चन को करके जाओगे कि सर जो तीसरा वाला है ना ये तो सबसे पहले हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है ए गलत सी गलत, यानी कि बी और डी में से आपका आंसर सही होगा। अब आप इसके आगे चलिए सर, 1000 के आसपास में महमूद ऑफ गजनी ने भारत पे आक्रमण किया। फिर 1190 के आसपास में क्या हुआ था? तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ टेरन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, 91-92 मतलब जो भी बैटल्स हुए थे बेसिकली। तो उस पृथ्वीराज चौहान से संबंधित 1200 कुछ में एक कहानी लिखी गई, एक किताब लिखी गई, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो 1000 के आसपास में ये हुआ, 1200 के आसपास में पृथ्वीराज रासो हुआ। 3 के बाद सीधा 2 आएगा, 3 के बाद 2 यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। फिर आपका 4 होगा ताबीते नासिर, फिर आपका आ जाएगा फतवाए जहानदारी, है ना। ये मतलब अगर आपने थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा है ना तो आप एलिमिनेट करके भी जा सकते हो कि यार ये इससे संबंधित है, तो बात खत्म, ठीक है। चलिए, चंद बारदई ने बेसिकली इस किताब को लिखा है, राइट। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? इट इज रिटन बाय चंद बारदई, है ना। 1235 के आसपास में उन्होंने इस किताब को लिखा था। इंटरेस्टिंग सी किताब है। फिर आपको यहाँ पे कौन दिखाई देंगे? फिर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ताबिते नासरी मिनराज सिराज लिखते हुए नजर आते हैं। मिनराज सिराज बहुत ही इंटरेस्टिंग से राइटर है ना। मिनराज ए सिराज, ठीक है, 1260 के आसपास में दिखाई देते हैं, राइट। और फतवाए जहानदारी ये जियाउद्दीन बर्नी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन लिखते हुए नजर आते हैं सर फतवाए जहानदारी को? सर जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, बहुत बाद में लिखते हैं ये, है ना। तो आपको कौन दिखाई देंगे यहाँ पे? जियाउद्दीन बर्नी इसको लिखते हैं। कब लिखते हैं सर? तो 1351 1351 के आसपास में लिखते हुए नजर आते हैं, राइट। और बाकी का तो ईयर आपको यहाँ पे दिख ही गया। अल बिरूनी का भी आपको पता है सर 1030 1030 के आसपास में लिखा था।
अप्रोक्सीमेटली 1030 के आसपास में। तो जो घटनाएं हुई है ना उसी के आसपास में किताबें लिखी गई है, 10 20 50 साल आगे पीछे। अगर घटनाएं पता है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसको फॉलो करके भी किताब तक पहुंचा जा सकता है, इफ एटलीस्ट यू नो कि ये इवेंट्स इसके बाद प्रिसीड हुए, इसके बाद ये इवेंट सक्सीड हुआ। तो क्या होगा सर, ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। आपका क्या होगा, डी जो है यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देगा। चलिए भैया, फैक्चुअल क्वेश्चन, प्योर फैक्चुअल, या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, और नहीं आने की तो बात ही नहीं है सर। जब इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि औरंगजेब ने फोर्ट ऑफ गोलकोंडा जो कैप्चर किया था, उस वक्त गोलकोंडा के रूलर कौन थे, वाज द रूलर ऑफ गोलकोंडा बेसिकली, जब औरंगजेब ने कैप्चर किया था। मुझे लगता है आप सभी को आंसर पता होगा, नहीं पता तो याद कर लेना, अबुल हसन कुतुब शाह, ये बेसिकली उस वक्त गोलकोंडा के शासक थे। यानी कि देखो, औरंगजेब हो गया या फिर अलाउद्दीन खिलजी हो गए, ये कुछ ऐसे शासक है जिन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया है। क्या है सर, ये ऐसे शासक है जो क्या कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी करने का मतलब होता है विस्तारवादी नीति, अपने आप को विस्तारित करना, एक्सपेंड करना। जब आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को देखते हो, विस्तारवादी नीति को देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो रूल तो कर रहे हैं दिल्ली के आसपास में, लेकिन ये साउथ तक आ गए, गोलकोंडा तक आ गए, है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली इनके मिलिट्री कैंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इनके, मिलिट्री कैंपिंग बहुत हो जाती है इंपॉर्टेंट, और उसका ईयर यानी कि बेसिकली उनका क्रोनोलॉजी कि भैया किसके बाद कौन सा कैंपिंग हुआ है। और अगर मैं आपको जेन्युइनली बता दूं तो 2-3 शासक को हमेशा देखना, उनके कैंपिंग पे क्वेश्चन आते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और एक औरंगजेब, है ना, ये मुगल शासक है और ये दिल्ली सल्तनत का है, क्योंकि इन्होंने विस्तारवादी नीतियों को मतलब हमेशा माना है ना, दे हैव ऑलवेज फॉलोड दिस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो ये विस्तारवादी नीतियों में अलग अलग जगह तक जा रहे हैं, अलग अलग रूलर्स को, कभी गोलकोंडा कैप्चर कर रहे हैं, कभी गुजरात कैप्चर कर रहे हैं, कभी रणथौर, कभी रणथंबोर, कभी वारंगल, जैसलमेर। सो वो कैंपेन्स किस किस साल में हुए, अगर ईयर याद नहीं है तो सीक्वेंस देख लो कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, मोटा मोटी। आप देखो कहीं पे भी उसने ईयर नहीं पूछा है कि किस साल में क्या हुआ। आप देखो एक चीज को, वो हमेशा पूछ रहा है सीक्वेंस की, किस इवेंट के बाद क्या इवेंट हुआ। क्या उसने कहीं पे भी आपसे एग्जाम में ईयर पूछा है क्या, नहीं पूछा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि आप ईयर रटो। द एग्जामिनर हिमसेल्फ डोंट वांट कि आप फैक्ट क्रैमिंग मशीन बन जाओ, वो खुद चाहता है कि आप घटनाओं को पढ़ो और सीक्वेंस को ध्यान में रखो। वो आपको फैक्ट क्रैमिंग मशीन नहीं बना रहा, रट्टा मारने वाली मशीन नहीं बना रहा। गेटिंग माय पॉइंट एवरी वन ऑफ यू। ऑलराइट, सो भैया चलते हैं आगे, आ जाइए इस क्वेश्चन पे। 2020 का क्वेश्चन है, अकबर ने लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर एक बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव माइंडसेट का इंसान था, हर इंसान को प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ाना, इस प्रकार की विचारधाराओं पे बिलीव करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब काम वो करते रहता था। अकबर ने लड़कियों की क्या है, अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, मतलब गर्ल्स कैन चूज देयर ऑन पार्टनर। एकदम सही बात है, ये भी अकबर की पॉलिसी है। तो अब देखो अकबर की पॉलिसी आपको ऐसे दिख जा रही है सर, बहुत लिबरल विचारधारा है। ऐसे ही अकबर को हम ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं कहते, मतलब वो कहते हैं ना यार कि जब तक आप कमजोर हो, जब तक आप पावरफुल नहीं हो, तब तक आप सबके लिए अवेलेबल हो। तब तक आप क्या हो सर, सबके लिए अवेलेबल हो, आप तब तक सबके बेटरमेंट के बारे में सोच रहे हो। लेकिन जिस दिन आप पावरफुल हो जाओगे, उस दिन आप सबके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, ये बताता आपका ट्रू नेचर क्या है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब तक वो काम करते हैं और छोटे मोटे पोजीशन पे होते हैं ना, वो इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, इतने प्यार से बात करेंगे, आपको लगेगा कि यार इससे बढ़िया इंसान तो इस धरती पे होगा ही नहीं। एकदम इमोशनल हो जाएंगे, किसी छोटी सी इमोशनल बात पे रो भी देंगे, लगेगा कि यार कितना सॉफ्ट इंसान है, सॉफ्ट पोलाइटेड हार्टेड इंसान है यार, मतलब कैसा ही इंसान है। और वो इंसान प्रमोट होकर के सीनियर पोजीशन पे चले जाए तो उनसे ज्यादा पॉलिटिक्स कोई नहीं करेगा। इसको निकाल दो जॉब से, उसको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, दे विल डू एन नंबर ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब उनसे ज्यादा दल बदलू, रंग बदलू कोई नहीं होता है। ऐसे आपको कुछ लोग दिखाई देंगे, वही वाला कहानी है। जब तक आप पावर में नहीं है तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं। हाउ यू बिहेव व्हेन यू कम टू पावर एक्चुअली शोज योर ट्रू कलर, एक्चुअली शोज योर ट्रू एथिक्स, एक्चुअली शोज योर ट्रू नेचर एट द एंड ऑफ द डे। वही अकबर है। शक्तिशाली होने के बावजूद वो किस तरीके से सबको एक समान रूप से ट्रीट कर रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अकबर दैट वी बेसिकली सी हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं इसलिए इसको महान शासक बोला गया।
है ना। तो 14 वर्ष और 16 वर्ष, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बॉयज के लिए 16 वर्ष एक मिनिमम एज थी शादी की, और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए दैट वाज 14 इयर्स। सो दैट वाज द मिनिमम एज बेसिकली जो अकबर ने रखा था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या होगा सर? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। समझ में आ रहा है? ओके, आपको बताना है सर इसमें से कौन सा सही नहीं है। मैंने इसका जिक्र कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है, बताइए कौन सा सही नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। कौन सा सही नहीं है सर? हमने अभी बताया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो निजामुद्दीन औलिया साहब है वो दिल्ली के हैं। कहाँ के? ही इज फ्रॉम दिल्ली। इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि दिल्ली में आपको निजामुद्दीन नाम का जगह, निजामुद्दीन नाम का रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, विच इज वेरी पॉपुलर ऑन हिज नेम, बिकॉज शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ के थे? ही वॉज ऑफ दिल्ली, ये मुल्तान के नहीं थे। तो अब जो बाकी लोग बच गए, इनका याद कर लेना कौन कहां से थे, अगर आपको नहीं पता। मतलब अगर आपको तुक्के में ये क्वेश्चन सही हो गया निजामुद्दीन औलिया को लेकर के, तो बाकी नहीं पता तो याद कर लो, अगले बार वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इस चीज को अपने मतलब गांठ बांध लो, जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो इन एरियाज पे वो क्वेश्चन रिपीट करेगा। ही विल रिपीट क्वेश्चन ऑन दीज ग्राउंड्स, सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहां के थे? ये अजमेर के थे, इनको याद कर लो, राइट। शेख बुरहानुद्दीन गरीब कहां के थे? दौलताबाद के। शेख मोहम्मद हुसैनी कहां के थे? गुलबर्ग के थे। और खैर अलाउद्दीन सॉरी निजामुद्दीन के बारे में तो आपको खैर पता ही है, यू नो दिस अबाउट हिम अबाउट। Alright, let's go to the next question, sir. Which of the following Mughal period canal was constructed by restoring Rawabza of Firoz Shah? फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली मतलब एक रवाबजा करके एक थोड़ा सा कैनल वैनल कुछ करके बनाया था। बाद में इस कैनल को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया अकबर के द्वारा, यानी कि अकबर ने वापस से उस कैनल को रिकंस्ट्रक्ट किया था। उस कैनल का नाम था शहाब नहर। क्या नाम था? शहाब नहर। क्या नाम था? शहाब नहर, राइट। अब इस चीज को याद रखना, शहाब नहर पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा थोड़ा मोड़ा स्केची रूप से बनाया गया था, लेकिन बाद में उसको अकबर ने रीस्टोर किया, बिकॉज वो नहर की आवश्यकता थी। नहर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर हो, पानी की अवेलेबिलिटी उसके लिए। तो शहाब नहर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाई देता है, वो नजर आएगा। चलिए भी आगे चलिए। किताब उल नौरस क्वेश्चन है सर कि किताब उल नौरस बेसिकली है ना क्या है, किसके द्वारा, किसने इस किताब को लिखा है? किताब उल नौरस, किताब उल नौरस किसने लिखा है? अगर नहीं पता याद कर लेना, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, है ना। कहां के रूलर थे? तो ही वॉज रूलर ऑफ बीजापुर सुल्तान। कौन सा सर? बीजापुर सुल्तान। बीजापुर सुल्तान के शासक हैं ये, है ना। क्या नाम है इनका? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। और इस इंडिविजुअल ने बेसिकली किताब उल नौरस जैसी किताब को लिखा है, वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक किताब उल नौरस। और इंटरेस्टिंग बात बता दूं तो ये जो किताब है दिस इज मोर ऑन रागास, जो म्यूजिक होता है, जो राग होता है आपका, जो आपका क्या होता है सर? जो राग होता है, जो म्यूजिक में आपका क्या होता है सर? म्यूजिकल कंपोजिशन होता है। So it's a book written on these rags. It's a book which is written on this musical composition. That is the reason why you find Kitabul Nauras, which is a very, very, very important book which you find here. Ibrahim Adil Shah is the person who has written on this, right? Let's go to the next question. 2019 में पूछा गया है, ये एक्चुअली में जो भक्ति सूफी पढ़ते हैं तो सूफीज में, भक्तिज में आपको बेसिकली ये योग के बारे में पढ़ना पड़ता है, नाथपंथीज के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें क्या रहा है क्या? विद रेफरेंस टू हठ योग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कह रहा है कि हठ योग जो नाथपंथी है ये क्या है सर? तो हठ योग वाज प्रैक्टिस बाय नाथपंथी, यानी कि हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग वाज अ योगिक पोस्चर जो कहीं ना कहीं नाथपंथियों के द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग टेक्निक वाज अडॉप्टेड बाय द सूफीज। एक चीज को समझिए, जो नाथपंथीज थे ना, ये एक्चुअली में ब्रीथिंग टेक्निक, यानी कि सांस को कैसे कैप्चर करना है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होगा, जिसको आप योगा में आसन कहते हैं, इन चीजों पे ये बहुत बिलीव करते थे। इनका कहना था कि आपको लिबरेशन अगर मिलेगा तो आपके ब्रीथिंग टेक्निक, आपके आसन, आप किस तरीके से योगिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन चीजों पे आपको लिबरेशन मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इन विचारधाराओं पे ज्यादा इंक्लाइंड थे। ये इन सब चीजों पे नहीं मानते थे कि ये धर्म है, ये प्रथा है, ये कल्चर है। ये ज्यादातर मानते थे कि आपका ब्रीदिंग टेक्निक कैसा है, आप अपने आप को कैसे शार्प रख पा रहे हो, मेडिटेट कर पा रहे हो ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से, है ना। तो कहीं ना कहीं योगिक चीजों पे इनकी ज्यादा इंक्लाइनेशन थी। इसलिए आपको पता चलेगा नाथपंथी जो थे वो ब्रीदिंग टेक्निक और पोस्चर, जिसको आप योगा में क्या बोलते हो, आसन, इन चीजों पे ज्यादा रिलाई करते थे। यानी कि आपको दिखाई देगा सर ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे क्या दिखाई देंगे सर? सही दिखाई देते हुए नजर आएंगे। शुड बी क्लियर।
चलिए भैया, कौन सा इसमें से सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। दाम एक्चुअली में एक कॉपर कॉइन था। देसाई एक देश यानी कि एक जगह का रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला देसाई रेवेन्यू कलेक्टर था। दीवान हमेशा दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने अमीर को ही, दीवान मतलब जो चीजें रॉयल हो, जो राजा से संबंधित हो। दीवान वॉज द रेवेन्यू चीफ ऑफ अ प्रोविंस, है ना। वैसे ये दीवान अलग है, एक होते हैं दीवान और एक होते हैं फौजदार, दीवानी एंड फौजदारी। तो दीवान मतलब वो जो रेवेन्यू देखते हैं एक प्रोविंस का। ये बात भी सही है सर। जारिब इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ये गलत है। जारिब टैक्स नहीं था, जारिब वॉज अ लैंड मेजरमेंट यूनिट, जमीन को मापने का एक यूनिट था, दैट वाज जारिब। जारिब क्या था? इट वाज अ लैंड measurement unit. What was this Zarib? Sir, Zarib was the land measurement unit. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं, लेट्स गो हेड नाउ। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप सभी ने तानसेन के बारे में सुना है कि सर जो तानसेन थे वो अकबर के कोर्ट में थे, बहुत कमाल के सिंगर थे। हम सभी ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है। लेकिन कहते हैं कि तानसेन को अकबर ने पेट्रोनेज दिया, इसके पहले तानसेन बेसिकली किसके कोर्ट में थे? तो तानसेन जो थे वो सर राजा रामचंद्र सिंह भाटा, भाटा के जो राजा है इनके कोर्ट में थे। रीजन बीइंग तानसेन का जो जन्म हुआ था वो भाटा में हुआ था, दैट इज इन एमपी, मध्य प्रदेश में, राइट। तो तानसेन बेसिकली पहले राजा रामचंद्र सिंह जो थे, भाटा के राजा थे, उनके कोर्ट में थे, वहां पे रहे। बहुत कमाल के सिंगर थे। आप सभी को तानसेन के बारे में पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तानसेन रामतनु पांडे, आपको बताना तानसेन का दूसरा नाम क्या था बेसिकली, राइट। तो बेसिकली भाटा के शासक थे, है ना। और बाद में आपको पता चलता है इन्हीं तानसेन को अकबर ने अपने कोर्ट में पेट्रोनेज दिया। क्या किया सर? अकबर ने अपने कोर्ट में पेट्रोनेज दिया। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, उनके कोर्ट में बेसिकली आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे तानसेन साहब, है ना। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानसाबदारी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि मानसाबदारी सिस्टम जो है, यानी कि मानसाबदारी व्यवस्था जो है, राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिससे अकबर ने प्रारंभ किया। यानी क्या है सर? ये एक्चुअली में जो नोबिलिटी है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनसे संबंधित ये सिस्टम है। इसकी शुरुआत अकबर ने किया। और मानसाबदारी सिस्टम एक हेरिडिटरी सिस्टम है, यानी कि किसी इंसान को जन्म के हिसाब से मानसाबदार बना दिया गया, फिर उसका बेटा मानसाबदार, फिर उसका बेटा मानसाबदार, ऐसे कहानी चलती है। पहले मैं आपको समझा दूं बेसिकली मानसाबदारी सिस्टम है क्या, इस चीज को समझना। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछ देती है, स्टेट पीएससी में, यूपी का भी बहुत बार इसमें क्वेश्चन आता है। मानसाबदारी सिस्टम मतलब मानसाबदारी की व्यवस्था बेसिकली कैसी व्यवस्था है, समझो। होता क्या था, एक शासक, फॉर एग्जांपल अकबर, अब अकबर ने अपने राज्य को विस्तारित किया, बहुत दूर दूर तक उन्होंने अपने शासन को स्टैब्लिश कर लिया। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अकबर हर जगह जाकर के रूल तो करेंगे नहीं, तो वो क्या करते थे अपने एम्पायर को, है ना, जैसे सपोज करो ये पूरा एरिया अकबर का है, लेट्स से पूरा एरिया अकबर का है। अकबर ने क्या कर दिया, ऐसे छोटे छोटे एरिया को ना अलग अलग प्रांतों में डिवाइड कर दिया, और इन एरिया को रूल करने के लिए मानसाबदार बैठा दिए। कौन बैठा दिए सर? मानसाबदार। अब मानसाबदार एक्चुअली में क्या है? तो मानसाबदार एक मिलिट्री अधिकारी है। क्या है सर? ये एक मिलिट्री रैंक है। मानसाबदार है क्या? तो आपका एक मिलिट्री रैंक है। एक इंसान जो मिलिट्री अधिकारी है उसको मानसाबदार के रूप में बना दिया गया। मानसाबदार के अंदर में दो प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे। कैसे कैसे लोग दिखाई देंगे? एक होंगे जाट और एक होंगे सवार। क्या होंगे? जाट और सवार। मतलब मैं एक मानसाबदार हूं, मैं मिलिट्री अधिकारी हूं, मेरे पास में कुछ जाट होंगे और मेरे पास कुछ सवार होंगे जो मेरे दिशा निर्देश पे काम करेंगे। क्या है सर जाट एंड सवार? जाट का मतलब होता है बेसिकली जो पैर से चलने वाले सैनिक होते, दे आर कॉल्ड एज जाट। और सवार का मतलब होता है जो घुड़सवार होते, है ना, जो हॉर्स राइड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी सवार। तो जाट और सवार बेसिकली दो प्रकार के आपको रैंक्स दिए गए होते हैं जो मानसाबदार के अंदर होते हैं। अब सपोज करो मुझे एक मानसाबदार बनाया गया, अब मेरे को बोला गया कि रुपेश आपको हम 100 जाट दे रहे हैं, मतलब फुट से चलने वाले सोल्जर्स, और आपके पास में 50 घुड़सवार हम दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरी जगह पे किसी और को मानसाबदार बनाया गया, किसी जगह का, उसको 1000 जाट दे दिए गए और उसको 500 सवार दे दिया गया। अब उस इंसान में और मेरे में सबसे बड़ा मानसाबदार कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, वो इंसान होगा, क्योंकि उसके पास में जाट और सवार मेरे से 10 गुना ज्यादा है। मेरे पास में जाट है 100, फुट सोल्जर 100 है, घुड़सवार 50 है। उसको फुट सोल्जर पैर से चलने वाले सैनिक 1000 दिए गए और उसको घुड़सवार 500 दिए गए। तो उसके पास जाट और सवार तो मेरे से ज्यादा है, यानी कि वो मेरे से बड़ा मानसाबदार है। यानी कि मुझे छोटा सा एरिया दिया गया कि आप इस एरिया को मानसाबदार है, आप इस एरिया का देखभाल करिए। उसको ये बड़ा वाला एरिया दिया गया कि भाई आप बड़े वाले एरिया को देखभाल करिए।
अब मानसाबदार का काम क्या है, तो उनके पास जाट और सवार है। अब इनको बोला गया है कि आपको दो प्रकार का काम करना है, अपने एरिया का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो उसको सुलझाइए, आपस में लोगों के बीच में कोई विवाद है तो उसको सुलझाइए, मतलब जो सिविल इश्यूज होते हैं उनको आप देखिए। और आपको यहाँ पे क्रिमिनल इश्यूज को भी हैंडल करना है। क्रिमिनल इश्यूज बोले तो सर आपके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, आपके एरिया में कोई विद्रोह ना करे। आप एक वहां पे मानसाबदार है तो आपका काम है कि कोई विद्रोह ना हो, कानूनी रूप से लोग आपकी बात को समझे, तो आप लॉ एंड ऑर्डर को भी वहां मेंटेन करिए। मतलब आपको यहाँ पे दो काम दिए गए, यू आर गिवन द सिविल वर्क एंड यू आर ऑल्सो गिवन हियर द क्रिमिनल वर्क। सो सिविल एंड क्रिमिनल बोथ वर्क फॉल अंडर योर एम्बिट। एज ए मानसाबदार आप सिविल इश्यूज को भी देखेंगे और एज ए मानसाबदार आप वहां पे क्रिमिनल इश्यूज को भी देखेंगे। आप सिविल इश्यूज को भी देख रहे हैं मानसाबदार के रूप में, आप क्रिमिनल इश्यूज को भी देख रहे हैं मानसाबदार के रूप में। यह आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्य दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ सर, मानसाबदार चूंकि एक बहुत ही कमाल का पद है, ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कर रहा है, तो क्या अकबर किसी को भी मानसाबदार बना देगा क्या? विल अकबर अपॉइंट एनीवन एज द मानसाबदार? नहीं। किसको बनाएगा? जो एक्चुअली में बहुत ही क्रीमी इंसान हो, क्रीमी इन द सेंस जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, बहुत तगड़ा मिलिट्री अधिकारी, उसको अपॉइंट करेगा। मतलब जो मेरिटोरियस हो, जिसके पास मेरिट हो, वही मानसाबदार बनेगा, कोई तो नहीं बन जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सर ये जो मानसाबदार आ रहे हैं, क्या ये हेरिडिटरी सिस्टम है? मतलब एक मानसाबदार, उनका बेटा वो भी मानसाबदार, उसका बेटा वो भी मानसाबदार, ऐसा है क्या? नहीं, जो मेरिटोरियस है वही मानसाबदार बनेगा। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बेटा वो भी डीएम, उसका बेटा वो भी डीएम, उसका बेटा वो भी, अगर ऐसा होता तो देश का बंटाधार हो जाता। जो मेरिटोरियस है, जो एग्जाम क्लियर कर रहा है आईएएस का, वो डीएम बन रहा है, या स्टेट पीएससी से जा रहा है वो डीएम बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज को क्या किया गया, हेरिडिटरी नहीं किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत है। द सेकेंड स्टेटमेंट itself इज रॉन्ग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और पहला स्टेटमेंट सही है सर, नोबिलिटी वाले लोग हैं, जो जान पहचान वाले लोग हैं, जो बड़े मिलिट्री अधिकारी हैं, उनको मानसाबदार अपॉइंट किया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मानसाबदारी व्यवस्था पे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी रॉन्ग फ्रॉम योर साइड। लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द असर्शन एंड रीजन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अकबर है, लाइक शेरशाह, यानी कि अकबर जो है वो शेरशाह की तरह वो करेंसीज को रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे थे। सही बात है, शेरशाह से बेसिकली कहीं ना कहीं अकबर का इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि शेरशाह वो इंसान है जिसने अकबर के पिता फादर हुमायूं के साथ में काफी बैटल्स किए थे और हुमायूं को हराया भी था बहुत बार। तो शेरशाह के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत कमाल का था, और अकबर इससे इंस्पिरेशन लेता था। कहीं ना कहीं अकबर के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कि देखो शेरशाह ने कैसे कैसे रेगुलेट किया, हम भी अपने एम्पायर को और बेटर कर सकते हैं। इट वॉज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो अकबर लाइक शेरशाह ट्राइड टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट। 100% करेक्ट, नो डाउट। As in शेर शाह करेंसी, the chief copper coin of Akbar time was दाम। मतलब जैसे शेर शाह की करेंसी में था कि सर जो चीफ कॉपर कॉइन है वो भी अकबर के टाइम पीरियड में वो भी दाम है, ये बात भी सही है। लेकिन आप खुद बताइए, क्या ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है क्या? क्या ऊपर वाले स्टेटमेंट ने बोला कि वो करेंसी रेगुलेट कर रहे हैं? यहाँ पे रेगुलेशन की कोई बात हो रही है? यहाँ पे चीफ कॉपर कॉइन की बात हो रही है। इज इट टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशन हियर? इट इज डेफिनेटली नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशन। So what do you understand from this? We understand one thing for sure कि assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. क्या समझ में आया? दोनों सही है, लेकिन जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिंपल इज दैट, मेकिंग सेंस हियर? ऑलराइट, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम। देखो इक्ता सिस्टम जो था ना, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत पॉपुलर था, और मानसाबदारी सिस्टम मुगलों के टाइम पे पॉपुलर था। फंक्शन बहुत हद तक सिमिलर है, सिस्टम अलग अलग है। ये भी अपने अपने इक्तास को, अपने अपने प्रोविंस को मैनेज कर रहे हैं, वहां पे सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं मानसाबदार की तरह। बट मानसाबदार के पास जाट और सवार वो सब रैंक है, वो इक्तास के पास में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अपने प्रोविंसेस को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहानी उन्हीं के आसपास में घूम रही है। अब ये बोल रहा है कि इक्ता वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। सही बात है, इक्ता का तो काम था सर वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, है ना। सियासतनाम वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सियासतनाम में अपने को इक्ता के बारे में पता भी चला है। रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू सुल्तान अकाउंट, ये गलत है। जब इक्ता है, मतलब सपोज करो एक प्रोविंस है, उस पर्टिकुलर प्रोविंस को रेगुलेट करने के लिए इक्तादार अपॉइंट किया गया। उस इक्तादार का काम है कि आप अपने इक्ता में लैंड रेवेन्यू को, बाकी चीजों को रेगुलेट करिए। तो जो इक्ता होता था ना, जो इक्तादार होता था, अपने इक्ता में मतलब अपने जगह से जो भी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता था, उसका अपना कुछ शेयर रख लेता था कि भाई मैं यहाँ का इक्तादार हूं, मैं यहाँ का एक तरीके से राजा हूं।
ये एरिया राजा ने मुझे भेजा है कि आप इस एरिया को आप रूल करिए, है ना। जो केंद्र में बैठा शासक है वो पूरे भारत को एक बार में रूल नहीं कर सकता, तो उसने मुझे एक इक्ता का मालिक बना के, इक्तादार बना के भेजा है। अब मैंने अपने इक्ता से, अपने एरिया से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, उसका मैंने अपना शेयर रख लिया, अपने खर्चे जो है वो सब रख लिए, जो बच गया मैंने केंद्र में शासक के पास भेज दिया। वही वाली बात है, यहां पे क्या बोल रहा है कि नहीं, जो इक्ता ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट पे चला गया। अगर वो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट पे चला जाएगा तो फिर इक्ता का क्या महत्व रहा, जो इक्तादार है उसका क्या रोल रहा, वो किस बात का राजा है, फिर वो किस बात का वहां पर रेगुलेशन करेगा, वो तो एक नॉर्मल कर्मचारी की तरह फिर काम करने लग गया, ऐसा था नहीं, राइट। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिया ना, ये कहीं ना कहीं 2018 में, यही तो क्वेश्चन अभी 2024 में भी रिपीट हुआ था कि जो टर्किश इन्वेजन था वो सक्सेसफुल था क्योंकि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था। मैंने आपको मैप के साथ बनाया था कि पॉलिटिकल यूनिटी क्यों नहीं था, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से अटैक आता है। एकदम सही बात है सर, असर्शन रीजन एकदम सही है, और रीजन जो है ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। कंप्लीट रिपीटेड क्वेश्चन, आई थिंक 24 में आया, 18 से कॉपी एंड पेस्ट है, ठीक है, एकदम ऐसा ही वो क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करता था, यानी कि विदेशी व्यापार करता था। अगर आपको नहीं पता इसको याद रखना, द राइट आंसर हियर इज नानदेशीज। कौन है सर? नानदेशीज। नानदेशीज एक्चुअली ऐसे हैं जो विदेशी व्यापार करते हैं। हु आर दिस नानदेशीज? सर नानदेशीज आर दोज हु डू व्हाट? सो दे बेसिकली डू हियर इज फॉरेन ट्रेड। व्हाट दे डू हियर इज, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहां पे फॉरेन ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देयर कॉल्ड एज दी नानदेशीज, ठीक है। चलिए, तो नानदेशीज के बारे में एक्चुअली में कुछ खास है नहीं। फॉरेन ट्रेड करने वाला एक मर्चेंट्स का गिल्ड है, एक ग्रुप है जो फॉरेन ट्रेड करता है। श्रेणी का मतलब क्या है? जो आर्टिशंस है, जो आर्टिस्ट है, एक पर्टिकुलर ट्रेड को एक जगह पे करते, किसी लोकल एरिया में करते, उसको श्रेणी कहते हैं, है ना। नगरम मतलब नगर, यानी कि शहर में जो रहने वाले लोग हैं, नगरम जो शहर की इकोनॉमी को चला रहे हैं, राइट। और मनीग्राम ये भी उसी से संबंधित है, मतलब ये भी बड़े स्केल पे ट्रेड से संबंधित आपको एक गिल्ड सिस्टम दिखाई देगा। तो गिल्ड सिस्टम आप पढ़ते हो मिडिवल में, आप गिल्ड सिस्टम पढ़ते हो गुप्ता एज में, एंशियंट में, वहां पे आपको श्रेणी और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसका आंसर होगा नानदेशी। नानदेशी याद रखना, ये वो है जो सर फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशन को कैरी आउट करते हुए नजर आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम नानदेशी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अब देखो संस्कृत पोएट्स को लेकर के पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेनी संस्कृत वर्क ऑन म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। बहुत सारा संस्कृत का काम है जो पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया मिडिवल के कार्यकाल में, मिडिवल पीरियड में। एकदम सही बात है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बहुत सारा काम जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है। किसमें सर? मिडिवल पीरियड में। हमने तो पढ़ा भी है, वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्टफ, इजंट दैट? डेफिनेटली वी हैव। The early Chishti Sufis were fond of musical assemblies called sama। जो अर्ली चिश्तीज थे वो म्यूजिकल असेंबलीज बनाते थे, म्यूजिकल असेंबलीज में उनको काम करने में बहुत मजा आता था, उसको हम समा कहते हैं। म्यूजिकल असेंबली को क्या बोलते हैं? हम समा कहते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये जो रीजन है ये ऊपर दिया हुआ असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? इज दिस रीजन गिविंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन? इज दैट ट्रू? इट इज नॉट गिविंग दैट एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर मैं कह दूं कि जो किताबें हैं वो पर्शियन में ट्रांसलेट हो रही हैं क्योंकि जो सूफीज हैं वो गाना सुन रहे हैं, समा बांध रहे हैं, कहां से कोई रिलेशन है भाई? कोई रिलेशन नहीं है। स्टेटमेंट ए कुछ कह रहा है, स्टेटमेंट बी कुछ कह रहा है, ए और आर दोनों एकदम अलग अलग है, राइट। सो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई थिंक यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चन को हैंडल करना है। How you guys are supposed to handle this particular question। ऐसे क्वेश्चन पे गलती नहीं करना है। assertion reason के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। We done lot of question which relates to the assertion and reason। I think this should be very straight, very simple, very clear to each and every one of you। Making sense here? Okay, which of the following inscription give the information about two Ashwamedha यज्ञ performed by King पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंगा जो एक शासक था, बेसिकली इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अभी थोड़ा एंशिएंट का क्वेश्चन है, राइट। और ये अश्वमेधा यज्ञ आपको किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है? बहुत सिंपल है, इसको हम बोलते हैं अयोध्या इंस्क्रिप्शन। मैंने अभी सक्षम वाले बैच में पढ़ाया भी था बच्चों को, दैट इज द अयोध्या इंस्क्रिप्शन। पुष्यमित्र शुंगा के बारे में कहते हैं सर ये वो इंसान है जिसने रिवाइव किया है। इसने क्या रिवाइव किया? इसने वैदिक कल्चर को रिवाइव किया। ये रिवाइव द वैदिक कल्चर। ये आपको पुष्यमित्र शुंगा के बारे में पता चलता है। इसने वैदिक कल्चर को रिवाइव किया, जो पुराना वैदिक कल्चर था ना उसको शुरू किया, वापस से रिवाइव किया इसने। क्योंकि मौर्यास के टाइम पीरियड में वैदिक कल्चर का डिक्लाइन आ गया था। आप खुद देखो ना, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते हैं, उनके बेटा बिंदुसार आजीविका को फॉलो करता है, उसका बेटा अशोका बुद्धिज्म को फॉलो करता है। मतलब एक ही पीढ़ी में, मतलब एक ही खानदान की 3 पीढ़ियां 3 अलग अलग धर्मों को फॉलो कर रही है। वैदिक कल्चर को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा।
तो जो पुष्यमित्र शुंगा है बेसिकली इसने बृहद्रथ नाम के एक मौर्य शासक को मारा। ही किल्ड द लास्ट मौर्य रूलर, अंतिम मौर्य शासक। क्या नाम था सर उस अंतिम मौर्य शासक का जिसको इसने मारा था? हिज नेम वाज बृहद्रथा। बृहद्रथा जो है ये बेसिकली मौर्य के अंतिम शासक थे। इनको इनके मिलिट्री कमांडर, बृहद्रथा का मिलिट्री कमांडर था पुष्यमित्र शुंगा, जिसने बेसिकली इसको मारा था। और उसके बाद उसने गद्दी को कैप्चर करके शुंग वंश की शुरुआत होगी। पुष्यमित्र शुंगा गद्दी पे आ गया और पुष्यमित्र शुंगा ने आगे चल करके भविष्य में कुछ अश्वमेधा यज्ञ कराए हैं और उन अश्वमेधा यज्ञों के बारे में हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है? एविडेंस मिलता है। वी गेट एविडेंस अबाउट दोस अश्वमेधा यज्ञ इन दिस अयोध्या इंस्क्रिप्शन। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। Okay, so the term chakla has been used in medieval Indian history sources. This was, अब एक यहाँ पे शब्द है, एक टर्म है चकला, जो medieval Indian history में इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो चकला वर्ड है इसका मतलब क्या है? What is this चकला all about? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में टेरिटोरियल डिफरेंसेस है। टेरिटोरियल डिफरेंसेस मतलब किस प्रकार से टेरिटरीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, जो मुगल साम्राज्य था इनका जो सबसे बड़ा टेरिटोरियल यूनिट था उसको बोलते हैं सूबा। क्या बोलते हैं सर? सूबा। सूबा, सूबे के हेड को क्या बोलते थे? सूबेदार। तो सबसे बड़ा जो हेड था दैट इज दी सूबा, है ना। सूबा जब टूटता है तो सूबा क्या बनता है? सूबा बिकेम सरकार। सूबा टूटा तो सूबा के अंदर जो अगला यूनिट दिखाई देगा उसका नाम था सरकार। क्या नाम था? सरकार। सरकार के अंदर जो अगला यूनिट दिखाई देगा उसका नाम था परगाना। क्या नाम था सर? इट्स नेम वाज, यस, दिस PARAGANA। इसको अपन परगाना कहते हैं, राइट। तो आपको पहला सूबा दिखाई देगा, फिर सरकार दिखाई देगा, फिर परगाना दिखाई देगा, है ना। सूबा, सरकार और सरकार फिर आपको अलग अलग परगाना में दिखाई देगा। उसके अंदर आपको विलेजेस दिखाई देंगे। ये यूपीएससी ने 2021 में क्रोनोलॉजी क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर में, यूपीपीएससी पूछ सकता है 26 में भी। तो अब ये कह रहा है कि सर चकला क्या है बेसिकली? तो याद रखना, चकला सूबा और परगाना के बीच का एक यूनिट है। ये सरकार नहीं है, इट इज नॉट सरकार। अब ऐसा नहीं है कि सूबा और परगाना का बीच मतलब ये सरकार है, नहीं, सरकार नहीं है वो। उसको अपन एक दूसरा यूनिट भी है, उसको अपन चकला कहते हैं। तो चकला कहीं ना कहीं सूबा और परगाना के बीच में आता है, बट इसको सरकार से आइडेंटिकल मत मानना, सरकार से थोड़ा छोटा होता है, इसको अपन चकला कहते हैं, राइट। इट्स नॉट द सरकार, इट इज अ बिट डिफरेंट देन सरकार, इट्स कॉल्ड एज द चकला। तो आपको क्या दिखाई देगा? ऑप्शन सी यहां पे दिखाई देगा। तो पहले तो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे, फिर थोड़ा चकला वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे। चकला और सरकार में कंफ्यूज नहीं होंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। इतनी चीजों को ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो मराठास थे ना, वो प्रोटेक्शन के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे कुछ पैसे लेते थे। द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नॉट बाय व्हाट नेम? मतलब सपोज करो कोई ऐसा एरिया है जो मुगल्स के सुजर्निटी में, मुगल के अंदर में आता है। अब एक शासक है जो मुगल के नाम पे शासन कर रहा है, लेकिन जो मराठास हैं वो बेसिकली उससे प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप हमें पैसा दो, आप हमें इसलिए पैसा दो ताकि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे और आप पे कोई और भी अटैक नहीं करेगा, आप सुरक्षित रहोगे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सुरक्षा के लिए आप हमें कुछ पैसा दो। एक प्रकार से टैक्स लेते थे और इस टैक्स का नाम था चौथ। क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस टैक्स? इट इज चौथ। चौथ वर्ड से समझ में आ रहा है एक चौथाई, 1/4। तो दिस टैक्स वाज 1/4, है ना। चौथ यानी कि चौथा हिस्सा। इट मींस कितना? 25%। चौथ कितना लेते थे सर? ये 25% लेते थे। और सरदेश मुखी एक एडिशनल टैक्स था जो 10% लिया जाता था। अब आप सभी के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फिर ये सर सरदेश मुखी क्या है। चौथ तो आप समझ गए ना बेसिकली कि चौथ क्या है सर? प्रोटेक्शन के लिए, कि बेसिकली ये जो जमीन है ये मराठाओं की नहीं है, ये मुगल्स की है और मुगल की जमीन पे एक वहां का रूलर, नॉर्मल रूलर, वो रूल कर रहा है, मुगल के नाम पे शासन कर रहा है। तो उस पर कल मराठा अटैक ना करे इसके लिए उसको 25% अपना शेयर यहां पे देना पड़ेगा, अदरवाइज कल मराठा उस पर अटैक कर सकते हैं। तो चौथ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी हियर इज द चौथ, दैट इज द राइट आंसर। चलिए सर, द मॉस्क द खैरुल उल मंजिल, है ना, क्या है इसका? खैरुल मंजिल, राइट। अपोजिट टू पुराना किला इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। खैरुल मंजिल जो है पुराना किला के जस्ट अपोजिट है। इसको किसने बनाया था? सॉरी, किसने बनाया था सर इसको? तो इसको बनाया था बेसिकली, अब खैराल जो मॉस्क है ना, बेसिकली खैराल मंजिल, ये एक्चुअली में बहुत पुराना मॉस्क है, पुराना किला से संबंधित है। और ये अकबर की एक काइंड ऑफ फॉस्टर मदर थी, केयर टेकर थी, है ना।
उनके द्वारा बनाया गया था, उनका नाम था महामंगा। क्या नाम था? महामंगा। प्योर फैक्चुअल है, ध्यान में रखना। अकबर की केयर टेकर थी, बचपन में अकबर का ध्यान रखा इन्होंने, एक तरीके से फॉस्टर मदर के रूप में काम करती है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है महामंगा। इन्होंने बेसिकली इस मॉस्क को क्या करा था सर? यहाँ पे बनवाया था। गेटिंग द पॉइंट? एनीवेज, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। जो लेटर मुगल्स थे, मतलब आप सभी को पता है कि औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब डाइज इन 1707, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं मुगल्स का भी डिक्लाइनेशन हो रहा है। And why this declination of Mughals are happening? Because after the death of Aurangzeb, lot of things are changing है। बहुत सारी चीजों में आपको यहाँ पे परिवर्तन दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के डेथ होने के बाद में बहुत हद तक आपको लेटर मुगल्स में अलग 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 शासक दिखाई देते हैं। तो वॉट एवर द डिफरेंट शासक और अलग अलग शासक यू बेसिकली सी हियर आफ्टर 1707, उसमें ये सब के सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि इनका सही सीक्वेंस क्या है? What exactly is the correct sequence? किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन? You have to tell the correct sequence out there. तो क्या होगा सर? तो सबसे पहले इसमें जहंदर शाह थे। जहंदर शाह से कहानी शुरू होती है। अगर जिसको जहंदर शाह पता है ना, उसके लिए आंसर दिख गया यहाँ पे, बिकॉज जितने बी से अटेम्प्ट किया वही इसका राइट आंसर है। आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, BADC। जहंदर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड। दिस इज दैट ऑप्शन BADC। ये आपको यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये ईयर वियर इसके पीछे पढ़ने में लग जाना कि सर ईयर भी रट्टा मारे क्या, ये भी रट्टा मारे क्या? नहीं, ध्यान में रखो कि ये ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि which among the following system of levying land revenue in Deccan was prevalent during the reign of Akbar? अकबर के टाइम पीरियड में डेक्कन वाले एरिया से जो भूमि से राजस्व, लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, राइट, जो भू राजस्व लिया जाता था, वो बेसिकली किस चीज पे लिया जाता था? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर आपको दिखाई देगा, नंबर ऑफ प्लॉ, यानी कि इसको हम कहते हैं हलों की संख्या। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर था। इन्होंने मतलब अकबर ने डेक्कन वाले एरिया में एक नया व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि अच्छा ये बताइए इस जगह पे कितने हल हैं, मतलब जितने हल हैं उन हलों के ऊपर मैं टैक्स लगा दो। लेट्स से एक हल के ऊपर, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा था नहीं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। 1 रुपया टैक्स लगा दिया गया। तो एक खेत में 5 हल काम कर रहे हैं, बड़ा सा खेत है तो उस पर 5 रुपए का टैक्स है। किसी का छोटा खेत है तो वहां पे एक ही किसान काम कर रहा है, उसके पास एक ही हल है, 1 ही रुपया टैक्स लग गया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत ही जस्टिफाइड है, जितने हल उतना टैक्स लगेगा। आपके पास हल कम है यानी कि आपका खेत छोटा है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपके पास में 50 बीघा जमीन और आप एक ही हल से सब में खेती कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो बहुत लॉजिकल रीजनिंग था और ये किसानों के लिए बहुत सही था ताकि उनका शोषण ना हो। तो हलों की संख्या पे ऑन द नेम ऑफ और ऑन द नंबर ऑफ प्लॉ बेसिकली उनका यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड सिस्टम विच इज प्रेवलेंट हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेकिंग सेंस? अगला क्वेश्चन है सर, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर? जहांगीर के समय में कौन से आपको फॉरेन ट्रैवलर यानी कि बेसिकली विदेशी यात्री भारत में दिखते हुए नजर आते हैं? आंसर होगा इसका फ्रांसिस्को पल्सर्ट। फ्रांसिस्को पल्सर्ट। अब ये कौन है सर? ये एक्चुअली में एक डच ट्रैवलर है। क्या है सर? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ही इज अ डच ट्रैवलर, है ना, और ये भारत में आए थे, है ना। एंड जिस समय में ये आया था भारत में, उस टाइम पीरियड में किसका कार्यकाल था? ऑब्वियस सी बात है सर, जहांगीर का कार्यकाल था। जहांगीर काफी कमाल के शासक है और इस टाइम पीरियड में फॉरेनर्स का इनफ्लो भारत में होना शुरू हो चुका था, है ना। क्या हुआ था सर? फॉरेनर्स का इनफ्लो भारत में होना शुरू हो चुका था। तो ये भारत आते हैं, लगभग 7 वर्ष भारत में थे ये, है ना। ही केम टू इंडिया इन अप्रोक्सीमेटली 1620, 1620 के आसपास में भारत आते हैं। 7 वर्ष थे, एक डच ट्रैवलर थे। तो इस टाइम पे बहुत सारे फॉरेनर्स ट्रैवलर्स आ रहे थे, बिकॉज एडवेंट ऑफ यूरोपियन का आगमन हो चुका था। 1498 में आप देखो तो वास्को डी गामा ऑलरेडी इंडिया के जो साउदर्न एक्सटेंट है ना, वहां पे आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे कहानी चल रही है। इन्होंने अपनी कहानी वानी बहुत कुछ इन्होंने लिखा था, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट इज अच्छा जौनपुर से संबंधित। अब ये क्या है? तो कुछ इंडिपेंडेंट जो रूलर्स रहे, है ना, दिल्ली सल्तनत के बाद में, जैसे जौनपुर हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, जैसे गुजरात हो गया, तो ऐसे शासकों को आपको कवर करना, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन है क्या कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन आई थिंक 1 घंटे पहले एक चीज समझाया था। मैंने क्या बताया था आपको कि कभी भी आपके सामने प्रश्न आए ना ऐसा, तो आप उसको 2 तरीके से हैंडल करिए। मतलब कोई डायनेस्टी आ गई, बहुत ही यूनिक डायनेस्टी आ गई, तो 2 तरीके से देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है
तो मैं इस डायनेस्टी को पढ़ूंगा अच्छे से, रूलर्स को देख लूंगा किसने क्या काम किया, कौन सी किताब लिखी गई, कौन सा अभिलेख पाया गया, है ना। ये सब जो मोटे मोटे तौर पर सवाल आते हैं मैं इनको देख के जाऊंगा। या फिर मेरे पास समय का अभाव है, या फिर मुझे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा उस टॉपिक को, लेकिन फिर भी मुझे एग्जाम के लिए करना तो है, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ देते हैं ये लोग, तो एटलीस्ट मैं उस डायनेस्टी के, उस शासनकाल के पहले शासक और आखिरी को तो देख लूं। आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन होगा आज के पीवाईक्यू में, जो सिर्फ नेम ऑफ द रूलर्स की पहला कौन था लास्ट कौन था इस बेसिस में निकल गया। फॉर एग्जांपल एक हमने क्वेश्चन किया था सेन शासकों के बारे में, अभी 1 घंटे पहले किया था आई थिंक, राइट, जिसमें आपने हेमंत सेन का नाम सुना होगा, पालक शासकों के बाद में शुरुआत होती है, राइट। आपको अगर पहले शासक का नाम पता, यू नो द आंसर। एक और क्वेश्चन किया था और ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर सर? ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द हुसैन शाह इज द राइट आंसर। ये अंतिम शासक थे जौनपुर स्टेट के। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है कौन थे फाउंडर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाउंडर। लेट मी नो द आंसर हियर इन द कमेंट बॉक्स एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर वारंगल को लेकर के। अभी देखो मैंने एक और पैटर्न आपको समझाया, इसी पैटर्न को आपको डिकोड करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी ऐसे शासक हैं जो विस्तारित नीतियों को मानते हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को मानते हैं, उनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में किस किस जगहों पे कैप्चर किया, उसका क्रोनोलॉजी और इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम ध्यान में रखना। मैंने आपको 2 शासक बताए थे, एक तो औरंगजेब, उसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, तो उसके कैंपिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, और एक अलाउद्दीन खिलजी, अभी मैंने लिख के बताया था। देखो फिर से क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के वारंगल के कैंपिंग पे, काकातिया पे किसने अटैक किया था वारंगल में, राइट। तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। तो बेसिक क्वेश्चन है, 2017 में कमीशन का भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था, अब तो खैर आपको लेवल दिख ही रहा है। तो यस, दिस इज हाउ द राइट आंसर इज। आप मतलब एक चीज को रिलेट कर रहे हो, वारंगल जो है अलाउद्दीन का कितने बार घूम करके आया, मुझे लगता है 4थे बार आया ये। वारंगल एक यहाँ पे आया, फिर इसने सीक्वेंस में पूछ दिया जैसलमेर, सॉरी जैसलमेर कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका यार, चित्तौड़ हो गया, वारंगल हो गया, गुजरात हो गया। सो अब देखो ऐसे 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गया, और फिर यहाँ पे इंडिविजुअली वारंगल पे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी। सो दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। पीवाईक्यूज में जो डायनेस्टीज हैं इनको अगर पढ़े नहीं हो तो एटलीस्ट अब पढ़ लो, सिलेक्टिवली इतना तो कर ही लो, इन्हीं में से फिर रिपीट होगा, अगेन दे विल रिपीट फ्रॉम हियर। चलिए भैया, स्लेव ऑफ स्लेव किसको कहते हैं? अब वो एक अलग ही दौर था जब कभी एसएससी टाइप का क्वेश्चन कमीशन पूछता था। इल्तुतमिश को कहते हैं स्लेव ऑफ स्लेव। आप सभी को पता है गुलाम वंश की स्थापना कहीं ना कहीं हो चुकी थी, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम स्लेव कहते हैं बेसिकली, है ना। तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब मोहम्मद गौरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन? इल्तुतमिश। तो स्लेव का स्लेव, गुलाम का गुलाम, तो कहीं ना कहीं इसको ममलूक वंश कहते हैं, इसको द स्लेव डायनेस्टी, है ना, ममलूक वंश। तो आपको इल्तुतमिश दिखाई देगा। एनीवेज बेसिक इंफॉर्मेशन है। कौन से मुगल शासक है, विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्नड हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कालावंत? लाला कालावंत से कौन से हिंदू मतलब मुगल शासक थे जिन्होंने म्यूजिक सीखा था? कौन थे बताइए? द राइट आंसर हियर इज अकबर। अकबर एक बहुत महान शासक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, जब भी कोई बड़ा शासक का नाम आए ना, जैसे अकबर आ गया, अशोका आ गया, तो इन शासकों ने बहुत सारी पॉलिसीज को फॉलो किया, इन शासकों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रूल किया है। तो इनके आंसर्स में सही होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू अदर। इसके पीछे मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। अब अगर सपोज करो एक शासक है, वो 10 साल के लिए गद्दी पे बैठता है, लेट्स से अलाउद्दीन खिलजी 15 साल के लिए बैठ रहा है या 16 साल के लिए बैठ रहा है, और ऑन द अदर हैंड आप देखो अकबर, लेट्स से अकबर 50 साल के लिए बैठ गया, मतलब लंबे समय के लिए बैठ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कंपैरिजन टू खिलजी अकबर के टाइम पीरियड में ज्यादा कुछ हुआ होगा, तो उसके पॉलिसीज में सही होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मतलब ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड है। आप इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन पे सोच सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो छोड़ के नहीं आना है एटलीस्ट वहां पे, तब वो क्या दिखाई देगा? द राइट आंसर हियर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या होगा भैया इसका सही जवाब? आप सभी को पता है इसका सही जवाब होगा दैट इज अकबर, है ना। तो अकबर बेसिकली थे जो लाला कालावंत से म्यूजिक सीखते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब किस वर्ष में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? क्या ही क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊं। बैटल ऑफ पानीपत 1526, एवरी वन ऑफ यू नो। कितना कमाल का बैटल था ये। वो बैटल है सर जहां पे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके और यहाँ पे अपने वंश की स्थापना की, ही एस्टैब्लिश्ड हिज डायनेस्टी। So that is the most beautiful part here. That is 1526. That is the right answer. किसको कहा गया द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर? हेमू के लिए इसको इस्तेमाल किया, बिकॉज हेमू बहुत कम समय के लिए काफी अच्छा खासा एरिया दिल्ली और बाकी एरिया पे लंबे समय तक इसने थोड़ा रूल किया था, बट फिर जो सेकेंड बेसिकली वॉर होता है पानीपत का, उसके बाद हेमू हार जाता है और कहीं ना कहीं इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहते हैं। उसके बाद से मुस्लिम शासक और बाकी लोगों का रूल बहुत लंबे समय तक भारत पे दिखाई देता है, वो नजर आता है।
तो हेमचंद्र इज द राइट आंसर। Which city was founded by कृष्णदेवराया? देखो कृष्णदेवराया ने बेसिकली आपका जो विजयनगर था ना, विजयनगर के अंदर में एक नगलपुरा करके एक शहर की शुरुआत की थी। इट वॉज ऑन द नेम ऑफ हिज मदर, इनकी माँ के नाम पे बेसिकली शहर को बनाया गया था कृष्णदेवराया की, दैट इज दी नगलपुरा। और आप सभी को पता है कृष्णदेवराया जो थे बहुत महान शासक थे विजयनगर में। ही वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बेसिकली व्हाट विजयनगर एम्पायर। और इनकी एक बहुत ही कमाल की बुक है, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, डेक्कन वाले एरिया को पढ़ने के लिए। अमुक्तमल्यदा, यस आई रिमेंबर द नेम, अमुक्तमल्यदा। इस पर भी क्वेश्चन आता है, बताइए तेलुगु में या तमिल में, इन विच लैंग्वेज इज दैट बुक। ये देखो ये जो भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, ऑल दे कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल दे कैन बी अ पार्ट ऑफ अपकमिंग एग्जाम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इन पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है राइट। जहांगीर ने बेसिकली किस प्रकार के आर्ट को पेट्रोनाइज दिया, किस प्रकार के कला को पेट्रोनाइज देता है? सर जहांगीर पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है, पेंटिंग को उसने बहुत तगड़े रूप से पेट्रोनाइज दिया था। क्योंकि आप देखो जो आर्किटेक्चर और ये वाली चीजें ये शाहजहां के टाइम पीरियड में बहुत हुआ है। मतलब शाहजहां का जो टाइम पीरियड था, शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दिस टाइम? वी कॉल दिस एज दी, इसको हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। व्हाट वी कॉल दिस टाइम? वी कॉल दिस टाइम एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज द शाहजहां's टाइम पीरियड। If you go ahead of this, which of the following fort was not built by Akbar? अभी तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, कोई बता देगा यार लाल किला अकबर ने नहीं बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? मतलब ये तो कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज है भी नहीं। मतलब पहले वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होते थे। मतलब आई थिंक अब 15-16 के जो क्वेश्चंस थे और उसके पहले के जो क्वेश्चंस थे, अब आज के टाइम पीरियड में तो एटलीस्ट उनका रेलेवेंस नहीं रहा, बिकॉज नाउ व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग इज वे डिफरेंट देन व्हाट इट यूज्ड टू आस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। अब इसका मैं क्या आंसर दूं? आई थिंक आप सभी को पता है चंदेरी का बैटल कब हुआ था। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो 1528 में चंदेरी का बैटल हुआ था, है ना। तो ये गलत ईयर है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाकी पानीपत, खानवा, घग्गर ये सब आपको सही दिखाई देंगे। तो बाबर जब तक था ना, उसने हर साल एक बैटल लड़ा। 26 में पानीपत लड़ा, 27 में खानवा, 30 में चंदेरी, 29 में 1528 में चंदेरी और 29 में घाघर, ऐसे अलग अलग बैटल्स वो लड़ता है, वो नजर आता है। दैट इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ बाबर बेसिकली गोज अहेड। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे सही दिखाई देता है, वो नजर आएगा। तो हमने आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो 5 वर्ष है, सॉरी 5 नहीं, जो 10 वर्ष है, the 10 years of PYQ we have done in this particular session. I think the session is quite helpful to each and every one of you. हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में सेशन को यहाँ पे किया, ताकि जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, एटलीस्ट उनको अब ये प्रॉब्लम आगे फेस नहीं होगा, उनके लिए चीजें और ईजी हो जाएंगी और वो अच्छे तरीके से उसको एग्जाम में और परफॉर्म करते नजर आते हुए दिखाई देंगे। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके कि मेडिवल में कुछ डायनेस्टीज हैं, कुछ रूलर्स हैं, कुछ कैंपेन्स हैं, यानी कि कुछ पर्सनालिटीज हैं, और उनके जो द्वारा किए गए जो मिलिट्री कैंपेन है, इन पे बार बार क्वेश्चन आया है ना। और मराठा में जो बेसिकली उनके बाजीराव है, राइट, उनके ऊपर में उनके सीक्वेंस पे बार बार क्वेश्चन आया। तो इन पैटर्न पे आप इस बार भी क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। प्लीज टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। इस सेशन के बाद में मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन एरियाज को अपनी किताब से वापस जाएंगे, फिर से रीड करेंगे, फिर से कवर करेंगे, और जो भी आपका लूप होल है, कमजोर क्षेत्र है, उसको और शक्तिशाली और मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो आपका रियल एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको ये ना फील हो कि सर ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थीम्स पे पूछे जा रहे हैं यूपीपीएससी में, एटलीस्ट जो आपने मेडिवल के पीवाईक्यू का एनालिसिस करके यहाँ पे सीखा है। उम्मीद करता हूं द सेशन वाज हेल्पफुल। इफ इट इज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलेंगे अगली क्लास में फिर कभी किसी और सेशन के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।